चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं जी रिवीजन क्लास, जिसमें हम लोग अभी तक जितना टॉपिक पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में, क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये है रिवीजन क्लास। तो सबसे पहले क्या कुछ कहना चाह रही हो? अच्छा, लिखना भी है क्या आज की क्लास में? लिखने का मौका नहीं मिलेगा? लिखना चाहती हो? लो पेन। नहीं लिख पाओगी? लो, लिखा हो तो सब है ये आपका। क्लास 10th मैथमेटिक्स रिवीजन क्लास। देखिए कैसे क्लास का फ्लो होगा आज, उसको सीखते हैं, उसको पहले देखेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दूसरा हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, इसके जस्ट बाद पढ़े थे हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद क्या पढ़े थे, एपी। जैसे जैसे पढ़े थे हम लोग वैसे वैसे डिस्कशन करते हैं, या चलो और जो भी पढ़ना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ के बाद पढ़ लिए थे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, या पहले पॉलिनोमियल कीजिए, पॉलिनोमियल। अभी रियल नंबर पढ़ा है कहाँ, नंबर 3rd। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। यह है बहुपद। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं जी, एपी, समानांतर श्रेणी। चलिए नंबर 6 में पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, सबसे बड़ा टॉपिक कह सकते हैं अभी के लिए। नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इतना ही सा भी हम लोग पढ़े हैं, तो जो पढ़े हैं अभी उसी को रिवीजन करेंगे। उसी का एग्ज़ाम भी है आपका, मेन इन दोनों का एग्ज़ाम है, इसका तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऐसे अपने क्लास का आज फ्लो होने वाला है जी। आज का क्लास है पूरा रिवीजन क्लास। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये आपके पूरे सिलेबस का 50% है। 50% समझिए, लगभग सिलेबस आपका कवर हो चुका है, 50 to 60% कह सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं यूनिट नंबर, टॉपिक नंबर 1 आपका, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो जी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको जानना था लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो सुनिए, और यहाँ पर जो है आपको पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण। जो वेरिएबल है वो दो होना चाहिए इन 2 वेरिएबल्स में। ये जो पढ़ना था आपको इन 2 वेरिएबल्स में, सिंगल वेरिएबल में आप पढ़ के आए हैं क्लास 9th में, और 10th में पढ़ना आपको 2 वेरिएबल में। तो लीनियर इक्वेशन, सबसे पहला सवाल है सर लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दिख जाए समझ जाओ वो है लीनियर इक्वेशन। मतलब x पर या वेरिएबल पर डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए, 1। जैसे देखो x पर पावर कितना है, 1 है। तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये x में भी हो सकता है, और ये y में भी हो सकता है, ये z में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। अगर वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 1 है तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। अगर हम आपसे पूछेंगे इसमें कितना वेरिएबल, सिंगल एक, इसमें कितना वेरिएबल एक, इसमें कितना वेरिएबल एक, तो इसको बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ ऐसा दिख जाए 3x प्लस में 4y बराबर 10, देखो इक्वेशन है LHS RHS, तो इसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बोलो लीनियर क्यों हुआ, x पर पावर कितना, y पर पावर कितना, 1। तो डिग्री अगर 1 है हर टर्म का तो ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर 7, बोलिए क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ सर, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें x और y पर पावर 1 होता है इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर सीखे थे हम लोग सॉल्यूशन,
ध्यान से देखते जाइएगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले अगर सिंगल वेरिएबल की, अगर हम लोग एक इक्वेशन की बात करें कि बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या तो होगा, x + y = 7, बोलो x और y का क्या तो ऐसा मान होगा जो 7 देगा। तो आप बोलिएगा सर x का मान रखेंगे 1, y का मान 6 रखेंगे, 1 6 इसका एक सॉल्यूशन होगा। जो जो मान इसको सेटिस्फाई करेगा, x का y का ऐसा मान बताओ जो 7 बना दे। तो सर 1 6, आप बोलेंगे सर 5 2, आप बोलिएगा सर 0 7, आप बोलिएगा सर 10 - 3, ये सारा मान इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको बोलते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं इसका हल। तो अगर सिंगल वेरिएबल है, सॉरी सिंगल इक्वेशन है, बोलेगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि अगर हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन है और x और y का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या तो मान हो सकता है, लाखों करोड़ों x का मान हो सकता है, y का मान हो सकता है, जो क्या देगा मिला के 7। जैसे बोलेंगे सर यहाँ पर हम 3 रखेंगे, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना रखना होगा, 4 रखना होगा। यहाँ इधर 4 रखोगे x का मान, तो y का मान 3 रखना होगा। तो ऐसा क्या तो पेयर हो सकता है x और y का, इनफाइनाइट पेयर हो सकता है। तो इसलिए बोलेंगे जो हमारे पास एक 2 चर वाला सिंगल इक्वेशन अगर हमारे पास है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, बोलो अनंत हल होता है, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आइए बात करते हैं, अगर मान लीजिए इक्वेशन पेयर में है, जैसे x + y = 10 है और x - y बराबर मान लो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो अब ये पूछता है बताओ x और y का वो कौन सा मान होगा जो जोड़ेंगे तो 10 आया, घटाएंगे तो 8 आए। अब आएगा एक मान आएगा, एक से ज़्यादा ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर x y का ऐसा मान बताओ सोच के, जो x y को जोड़ के कितना आ जाए 10, और साथ साथ x y को जब घटाएं तो कितना आ जाए 8 आ जाए। तो क्या होगा बताइए तो इसका जवाब। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा सर 1। ज़रा चेक कीजिए तो x का मान 9 और y का मान अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो तो 9 + 1 कितना होगा 10, x का मान 9 y का मान 1, और 9 में से 1 घटा तो कितना बचा, यानी कि ये x का मान 9 और y का मान 1, इसका क्या होगा एक सॉल्यूशन। बताओ इस 9 1 के अलावा कोई दूसरा मान बताओ तो, यहाँ पर आओ, इस 9 1 के अलावा कोई दूसरा मान बताइए तो जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दे। बोलो तो जी फैज़, क्या है कोई मान, सोच के बताओ। 10 और 2, आप कह रहे हैं सर 10 और 2 रखेंगे तो 10 + 2 हो गया 12, तो पहला इक्वेशन को फुलफिल नहीं किया। यहाँ तो ठीक आपने सेट करवा दिया, 10 में से 2 गया तो 8 सही है, लेकिन 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ, 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलिए, तो यहाँ तो मामला फंस गया, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये 10 और 2 और मुस्लिम बैठ जाओ यहीं पर, जल्दी से बैठो। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इक्वेशन 2 ठो है और इसको सॉल्व करना, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि 2 चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ सॉल्व करना, x और y का मान निकालना। तो x और y का क्या तो मान होगा जी, तो x और y का सर एक सिंगल मान होगा, x का मान 9 और y का मान 1। ये कहलाता है इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्या कहलाता है इसका हल, x का वो मान जो दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, इसको बोलते हैं इसका हल। अब सुनिए, इसको हल करने का अलग अलग तरीका सीखे थे, अगर थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा तो बोलिए। तो पहला मेथड क्या था, बोलो जी, बाय सब्स्टिट्यूशन पहले, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड, और बोलो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। हिंदी वाले सुनिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक और विधि होता है जिसको बोलते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना जी, एलिमिनेशन मेथड। बोलो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमिनेट करना, x y को काट के हटा दो, नहीं एक ठो को गायब कर देना। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब इसको बोलते हैं लुप्तीकरण विधि, हिंदी में इसका नाम है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि बोलते हैं इसको, ठीक है। नंबर 3 बताइए, कोई आदमी बताइए अगला नाम, बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, और बोलो बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। चौथा नंबर बताइए, चौथा नंबर बोलो, हाँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और भी है एक, हाँ बाय कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड, यानी कि तुलनात्मक विधि इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं तुलनात्मक। और नंबर 5 में क्या आएगा बोलिए, नंबर 5 में कौन सा मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिख सकते हो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मेथड। ये 5 मेथड है जिससे हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को क्या किए थे, सॉल्व किए थे। और एक और पढ़े थे हम लोग बाय ग्राफिकल मेथड, पढ़े थे ग्राफ से ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय मेथड, आलेखीय विधि से हल करें, हिंदी में बोलते हैं इसको आलेखीय विधि से हल करना, बाय ग्राफिकल सॉल्यूशन, या मेथड भी लिख सकते हो, मेथड लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। ये सब अलग अलग मेथड था। इसमें क्या करते थे याद करो, सब्स्टिट्यूशन में यहाँ से सर 3x प्लस में 4y बराबर 10 होता था। अब मान लो x प्लस में 2y बराबर 7 है, यहाँ से सर x का मान निकाल के इसमें ला के बैठा देते थे। याद आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला से निकाल के दूसरे में बैठा देते थे, हो गया। यहाँ तो पूरा वेरिएबल x में चेंज हो गया या y में चेंज हो गया, और उसको सॉल्व कर देते। जब x का मान निकल के घुमा के फिर से इसमें रख देते, y का मान निकल गया, है ना। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, इन दोनों को बराबर, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ में इक्वेशन नंबर 2 में 3 से गुना करते थे, और इसमें क्या करते थे 1 से गुना, तो यहाँ भी 3 बना दिया, दोनों घटा देते, काट देते थे, एक तो वेरिएबल आउट हो गया, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड में क्या करते थे, इसको भी के फॉर्म में और दूसरे को भी के फॉर्म में कर लेते थे। कंपेरिजन मेथड में क्या करते थे, यहाँ से भी x निकाल लिया, इधर से भी x निकाल लिया, दोनों को आपस में बराबर कर दिया तो y में एक इक्वेशन बन गया। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे करके x बाय नीचे लिखते थे, y बाय इसके नीचे, और 1 बाय ऐसे करके, प्लस माइनस और प्लस ऐसे चलता था। यहाँ कुछ नंबर लिखते थे, याद आ रहा है ये सब। तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। कितने तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 5 तरह से, बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उतारने का काम नहीं है, दोबारा से देखने का मन करे तो उसको देखिएगा। अभी खाली टॉपिक सब डिस्कस करते जाएंगे, क्या क्या पढ़े तो उसमें वो सब देखते जाएंगे। सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे तो 9 बज जाएगा, 10 बज जाएगा रात। तो कोशिश करेंगे हम साढ़े 6 तक आपका पूरा ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाए। तो अभी तो हम लोग यहीं पर चल रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सुनो, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, याद कीजिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो कितने तरह से सॉल्व होता है, कब होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कब होगा यूनिक सॉल्यूशन, कब होगा नो सॉल्यूशन। याद आ रहा है। अगर हमारे पास, बैठे रहिए सिर्फ, देखो, अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है, a1x प्लस में b1y, ध्यान से देखिएगा, अब बराबर में मान लो c1 है, या ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस में, बराबर में लिखो c1, और दूसरा इक्वेशन क्या है, a2x प्लस में b2y, अब बराबर में कितना है c2। याद कीजिए, ऐसा 2 इक्वेशन है। और अगर कंडीशन, इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी, कब कब सॉल्व होगा इक्वेशन, कब कब सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहला याद होगा आपको, हम लोग पढ़े थे जब a1/a2 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, बोलो b1/b2। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो तो क्या बोलते हैं इस कंडीशन में, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, एक और केवल एक हल, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। यहाँ पर कहते हैं हम लोग वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, एक और केवल एक हल, इसका एक और नाम वही अद्वितीय, यूनिक। इसको बोलते हैं हम लोग अविरोधी, हिंदी में बोलते हैं इसको अविरोधी। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट माने ये अपने पास एक इक्वेशन सॉल्यूशन रखता है, कंसिस्ट करता है, इसलिए बोलते हैं इसको कंसिस्टेंट। दूसरा आइए, अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, अब बराबर हो जाए c1/c2 के, तीनों अगर रेशियो आपस में बराबर आ गया तो क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं आश्रित, है ना। ये भी कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, जो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। नंबर 3 में क्या पढ़े थे, बोलिए, a1/a2 बराबर हो b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या हो, बोलो c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन बन गया तो इसको बोलते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग विरोधी। इसको बोलते हैं विरोधी, यानी कि इनकंसिस्टेंट। इसको बोलते हैं ये कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन रखता है, कंसिस्टेंट है, और ये होता है इनकंसिस्टेंट। इसका अगर ग्राफ बनाइएगा तो ये आदमी का ग्राफ कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को काट देता है, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ कटेगा। तो ये बोलते हैं हम लोग, ये अभी दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा, कभी ना कभी आपस में जाके मिल जाएगा, भले अभी दोनों दूर है, धीरे 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 जाके मिल गया। यहाँ पर क्या देखो, इसको बोलते हैं आश्रित, जैसे जिधर आप चल रहे हैं उधर हम चल रहे हैं, जहाँ आप वहीं हम, ऐसे देखो एक दूसरे को ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग वाला कंडीशन, ओवरलैपिंग। और नीचे आ जाइएगा, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। जैसे रेल का पटरी, आप भी चलिए 3 फीट का दूरी बना के, हम भी चलेंगे 3 फीट, कभी नहीं मिलेंगे दोनों आपस में, है ना। तो दोनों अपना बस चल रहा है, अपने अपने रास्ते पर दोनों आदमी है जी, लेकिन कभी मिलेगा नहीं, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। कभी मिलेगा ना, सॉल्यूशन कहाँ से होगा। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन में ऐसा ग्राफ बनता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ऐसा, दोनों एक दूसरे पर, जो पहले का सॉल्यूशन वही दूसरे का, जो पहले का वही दूसरे, जो पहले का वही दूसरे का। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो,
पहला दूसरा एक जगह कट कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन सिर्फ मान लो 3 4 पर कट कर रहा होगा, 5 3 पर कट कर, तो एक जगह पर कट कर रहा होगा, एक सिंगल सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये अलग अलग हम लोग कंडीशन पढ़े थे, सॉल्यूशन होने का, सॉल्यूशन ना होने का। चलिए इसके बाद क्या पढ़े थे, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉब्लम देखे थे। व्हाट प्रॉब्लम, जैसे मान लो पिता और पुत्र के उम्र का योग कितना है जी, 50 साल है। फादर का एज और उसके बच्चे का एज कितना है, 50 साल है। उनके एज का डिफरेंस कितना है सर, तो उसके एज का डिफरेंस है सर 30 साल। दोनों घटा रहे तो मान लो 30 साल। बोलो पिता का उम्र क्या होगा, पुत्र का उम्र क्या होगा, छोड़ो पिता और पुत्र का चक्कर। यहाँ देखो x + y, दो संख्याओं का जोड़ 50 है, उनका अंतर कितना है जी, 30 है। बताओ वो संख्याएं क्या होंगी। तो आप बोलिएगा सर दोनों को इक्वेशन में x और y दो संख्या मान लेते थे और दोनों को ऐड कर देते थे। कट रहा है तो खट से कट गया सर, 2x बराबर कितना होगा, 50 और 30 80। तो सर x का मान निकल गया 40। पहली संख्या सर 80 निकल गई। दूसरी संख्या बताइए, तो सर इसमें x का मान घुमा के कहीं रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें रख दो। दूसरा जैसे यहाँ 40 रखेंगे तो 40 पर जाके घट जाएगा जी, तो x + y बराबर 50। तो बोलो x प्लस में x का मान तो निकल गया 40 प्लस y बराबर 50। तो बोलो y का मान कितना निकल गया, 50 - 40 यानी कि 10 निकल गया। तो सर पहला संख्या होगा 10, दूसरा संख्या होगा सर 40। पिता का उम्र होगा सर 50 साल, पुत्र का उम्र होगा 10 साल। ऐसा होगा कंडीशन। अगर पिता पुत्र हुआ तो, ना हुआ तो नंबर होगा। और क्या बात समझ में आई। इसी में हम लोग पढ़े थे, अगर दो अंकों की संख्या का योग इतना है 10x + y, याद आ रहा है। दो अंकों की संख्या, 2 डिजिट का नंबर, दो अंकों की संख्या 10x + y। संख्या को उलटने पर जो प्राप्त संख्या आता है वो पहली संख्या का 45 गुना हो जाता है, या 45 ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। यही सब सवाल हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे वर्ड प्रॉब्लम में। ट्रायंगल वाला भी यहाँ पर सवाल सीखे थे बहुत सारा। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ सीखे वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम में एक सवाल डिस्कस करेंगे, इसमें अच्छा खासा टाइम चला जाएगा, तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखो इसके बाद सीखे थे ग्राफ खींचना, याद है। ग्राफ 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 जैसे लिखा हुआ है x + y बराबर 7, इसका ग्राफ बनाइए, कितना होगा। तो फटाफट हम लोग यहाँ पर ग्राफ टेबल बनाते थे, याद कीजिए टेबल। यहाँ पर सर x का मान है, यहाँ y का मान लिखते थे, याद है। यहाँ से हम लोग y लिख लेते थे सर, y बराबर 7 - x ना होगा। y का मान निकालेंगे तो 7 - x हो जाएगा। x का मान 0 रखेंगे तो सर y का मान 7 हो जाएगा। देखो 0 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। जब x का मान 1 रखेंगे तो 7 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा बोलो, y का मान, ये सब अलग अलग मान आप रखिएगा, 6 हो जाएगा। x का मान 3 रखेंगे तो 3 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। x का मान 5 रख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, इसको जहाँ जहाँ एक्सिस पर पॉइंट है उसको प्लॉट कर देना था। 0 पर 7, x का मान 0 तो y का मान 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मिल गया पॉइंट। ये है x का मान 1 तो y का मान 6 पर चले जाओ। x का मान 3, 1 2 3 तो y का मान 4, 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया पॉइंट, ये पॉइंट। x का मान 5, देखो जी 1 2 3 4, ये 5 तो y का मान कितना है, 2 यहाँ पर आ गया। तो ये सब मिला दो पॉइंट को, यही बन गया एक ठो लाइन। बात समझ में आ रही है। ये हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लो हमारे पास 2 चर वाला 2 ठो रैखिक समीकरण है, x - y बराबर मान लो 3 लिखा हुआ, कुछ ऐसा है। इसका सॉल्यूशन कीजिए ग्राफिकल मेथड से। तो एक तो सिंगल ग्राफ सीख लिए, तो करना कुछ नहीं था। ये पहला वाले का तो ग्राफ खींचे भाई ये है सर, दूसरा एक और ग्राफ खींच लेंगे। तो x - y बराबर कितना बोलो, 3। इसका ग्राफ फट से निकाल दो, बोलो फटाफट इसका मान। x हो गया, y हो गया, बोली तो कितना होगा ये। यहाँ पर y का मान x का मान निकालो। x बराबर कितना होगा, 3 प्लस में y। चलो y का मान 0, y का मान 0, देखो y का मान 0 तो x का मान 3, y का मान 1 रखिए तो x का मान कितना 4, y का मान 2 रखिए तो x का मान 5, y का मान 0 रख दिए, y का मान लिख दो -1 तो x का मान कितना होगा बोलो, 2 हो जाएगा। वेरी गुड। ये वाला मान प्लॉट कर दीजिए। बोलिए इसका मान कहाँ कहाँ पर होगा। इसका मान अगर आपको ध्यान होगा तो x का मान 3, x का मान 3, y का मान सर 0, यहीं पर हो गया ये पॉइंट। देखो जी x का मान 4, 1 2 3 4, y का मान 1 तो सर यहाँ हो गया। x का मान 5 सर यहाँ 5, y का मान 2, ऊपर चलिए सर, ऊपर यहाँ पर आ गए। x का मान 2, x का मान 2 तो y का मान सर -1 नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया। देखो लाल वाला लाइन दिख रहा है आपको, ऐसे जाता हुआ, तो ये यहाँ कट कर रहा है, वही हो गया इसका सॉल्यूशन वाला पॉइंट। कहाँ कट कर रहा है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 2 पर, सॉरी x का मान 1 2 3 4 5 है जी, x का मान 5 है और y का मान 1 2 है, 2 है। 5 और 2 पर कट कर रहा है एक दूसरे को, इस जगह पर देखो 5 2 इसमें भी है, 5 2 इसमें भी। तो जो कॉमन नंबर होता है वही कहलाता है इसका कॉमन सॉल्यूशन। यही हम लोग सीखे थे इसके ग्राफ में, अलग अलग मेथड से इसका ग्राफ खींचे थे। हो गया इसका कहानी ख़त्म। और क्या सीखे थे इसमें, एक और टर्म सीखे थे, एक था ऑर्डिनेट, एक था एब्सिशा, याद है आपको। एक पॉइंट मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर x और y है, तो इस वाले का नाम हम लोग बोलते थे क्या, एब्सिशा।
याद आ रहा है? एब्सिसा हिंदी में इसको बोलते हैं भुज, भुज, और इसको बोलते हैं क्या बोलो? ऑर्डिनेट। ये भी एग्जाम में आता है बिहार बोर्ड में, डायरेक्ट पूछ लेता है सवाल। इसको बोलते हैं कोटि, 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 ये कोटि है। मैंने दूसरा वाला कोटि। जैसे हम पूछेंगे बताओ जी ये पॉइंट P है, इसमें लिखा हुआ 3 4, बताओ भुज क्या होगा? बोलो जी भुज क्या होगा? भुज 3 हो जाएगा। जो x पर कट होता है ना उसी को भुज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटि। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर बैठा हुआ है, खाली देखते जाना है, अब सारा पीछे वाला सब आपको याद आता रहेगा। 1 2 3 4, यहाँ पर लिखा 1 2 3 4। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, देखो यहाँ पर P, अब यहाँ मैंने लिखा 4 और 3, तो बताओ ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है? बोलिए, बोलो बोलो, ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर? तो सर x एक्सिस से 4 यूनिट दूर है। y एक्सिस से कितना दूर है? 3 यूनिट पर है। तो बोलेंगे ये वाला पॉइंट x एक्सिस से 4 यूनिट दूर है, y एक्सिस से 3 यूनिट हाइट पर है। बस हो गया। यहाँ से डिस्टेंस पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह आप लोग सीखे किए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये होता है जी कंप्लीट। इसमें कोई और टॉपिक था जो छूटा है? बताइए तो आप लोग। कौन वाला क्वेश्चन? इस वाले चैप्टर का तो हम देख भी ना पाए पूरा तुम्हारा ठीक से। एक तुझे देखे तो उसका जवाब दे ही दिए तुमको। ओ तो उस अगला क्वेश्चन देख भी नहीं पाए। रुक जाइए, रुक जाइए, अभी क्वेश्चन बनाने के चक्कर में ये सब पेंडिंग चला जाएगा। तो अभी पहले पूरा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पॉलिनोमियल क्वेश्चन अभी पकड़ेंगे ना तो पता चला ये सब पेंडिंग में चला जाएगा। देखेंगे आपका क्वेश्चन, शायद हम देख नहीं पाए ठीक से। इसमें और कुछ छूट रहा है क्या? बोलो जी सादिया, क्या इसमें कुछ छूट रहा है? बोलो, पंखा बंद करो तो जी, आगे वाला। जुनैद बाहर निकलो, आगे वाला पंखा बंद करो जल्दी से। सुनिए, पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, बहुपद। देखिए जी, नंबर दूसरा टॉपिक अपना है पॉलिनोमियल। ध्यान से के देखिएगा, तौहीद यहाँ ध्यान दो। पॉलिनोमियल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बहुपद। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारा पद हो उसको क्या बोलते हैं? बहुपद। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए जी, px बराबर ax पर पावर n, a0 भी लिख सकते हैं, a1 x पर पावर n-1, a2 x पर पावर n-3, ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में एक टर्म कांस्टेंट बचता है, उसको an लिख देते हैं। ऐसा टर्म जहाँ भी दिख जाए इसका नाम है बहुपद। सादिया यहाँ ध्यान दो, इसको बोलते हैं क्या? बहुत सारा पद है। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये जो n लिखा हुआ है ना, ये होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। होगा इंटीजर लेकिन कैसा होगा? नॉन निगेटिव। मतलब यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। n होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन निगेटिव लिखिए, चूँकि 0 भी आ जाता है इसके अंदर। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर का मतलब होता है जी पूर्णांक। पूर्णांक। और कैसा होना चाहिए? नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब पूर्णांक का मतलब ये नंबर जी, जैसे 2 5 7 8 10, ऐसा अंक पूर्ण होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब ये 5/2, ये आधा ना हो गया 2.5, तो ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए इसमें। इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल एग्जांपल सर, px बराबर लिखा हुआ है x³ प्लस में 4x² प्लस में 9x प्लस में 10, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस सर। ज़रा देखिए इसको, n के जगह पर 3 है, 2 है, 1 है, x का मान 0 है। तो कहने का मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। चेक कीजिए क्या कहीं डिग्री में कहीं पर पावर निगेटिव है? नहीं है। क्या कहीं फ्रैक्शन में पावर है? नहीं है। कहीं भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए पावर में, अब पावर में निगेटिव नहीं होना। ऐसे नंबर को बोलते हैं हम लोग, ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की बात होती है डिग्री की। इसका डिग्री क्या होता है? घात। तो पॉलिनोमियल पर जो आप वेरिएबल देख रहे हैं, पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल, उसी को बोलते हैं डिग्री। तो बोलो सबसे बड़ा पावर x पर कौन सा है? बोलो जी मारिया, सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 3 है। तो अगर पूछेंगे बताओ इसका डिग्री कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? 3 हो जाएगा। बोलो जी। हाँ, रूट में हो सकता है। हाँ रूट में भी चल सकता है, नंबर रूट में हो सकता है ना। डिग्री रूट में नहीं होगा, रूट का मतलब पावर हाफ हो जाता है ना, तो इसलिए रूट में भी बिल्कुल नहीं होगा। x रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा एक QX पॉलिनोमियल है जी, इसमें लिखा हुआ 9x² प्लस में 3x प्लस में 10, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। बोलो इसका डिग्री कितना होगा? बोलो जी, डिग्री कितना होगा इसका? तो डिग्री हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। डिग्री हो जाएगा। घात हिंदी में इसको बोलते हैं घात। तो इसका घात कितना है? 2 है। इसका घात कितना है जी? 3 है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को ही क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। हम बोलेंगे क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलो, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलिए क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? पावर में निगेटिव आ गया। पावर में निगेटिव जहाँ गया पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर में फ्रैक्शन आ गया, निगेटिव भी नहीं आया। मान लो ऐसा आ गया, px बराबर x पर पावर 1/2 प्लस में 9x प्लस में 7, देखो पॉलिनोमियल होगा?
नहीं होगा। जैसे मैंने पूछा आपसे, बताइए x प्लस 1/x क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलो जी, कितने आदमी कह रहे हैं? बोलो जी, अनस क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप लोग बोलिए तो, क्या पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है बोलो तो? है पॉलिनोमियल। सादिया बोल रही है कि पॉलिनोमियल है। मारिया क्या बोलो, तुम बोलो है? वो बोली हाँ, तो तुम भी हाँ बोली। बोलो जी, सृष्टि पॉलिनोमियल है? इसी में गड़बड़ कर दिया आप लोग। ये देख रहे हैं ना, ये x है और यहाँ पर पावर x पर पावर -1 है। 1/x लिखा हुआ है। 1/x का मतलब x पर पावर -1 नहीं है पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। नीचे देख लिया आप लोगों ने, यहाँ देखिए, जैसे f(x) बराबर लिखा हुआ है x² अब प्लस में 1/x का क्यूब प्लस में 9x प्लस में 7, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं, ये वाला मामला गड़बड़ कर रहा है। ये तो नीचे लिखा, पहले ऊपर ऐसा फॉर्म होना चाहिए, ऊपर आपका x होना चाहिए। तो जैसे ऊपर x को लेके जाएंगे x पर पावर -3 हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल नहीं हो, नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है ही नहीं। ये तो टर्म इसका निगेटिव बना दे रहा पावर को। बात समझ में आ रही है? नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है, कोई बताएंगे? कौन कौन? हाँ जी, पॉलिनोमियल पढ़े थे। एक होता है मोनोमियल, इसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद, जिसमें सिर्फ एक ही तो पद है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला दुनिया जहाँ में। 4x 7x², मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, ओनली वन टर्म। एक होता है बाइनोमियल, क्या होता है बोलो जी? बाइनोमियल मतलब दो टर्म, जैसे 3x² प्लस में 9, कैसा टर्म है इसमें? दो टर्म है, देखो, एक टर्म और दो टर्म, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। एक होता है ट्राइनोमियल, कैसा टर्म होता है इसमें? बोलो जी आयुष, कैटो टर्म 3x² प्लस में 9x प्लस में 7, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। 3 टर्म होना चाहिए, कोई भी टर्म हो सकता है 3, ज़रूरी नहीं कि x² वाला। मान लो x का क्यूब है, यहाँ पर 9x है प्लस में 10 है, कुछ भी हो सकता है। 3 टर्म होना चाहिए, इसका नाम होगा ट्राइनोमियल। और एक और होगा हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइनोमियल के बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो, कौन बताएंगे? वेरी गुड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री इसको लिख सकते हैं x पर पावर 0, नहीं 5 × 1, 1 को लिख सकते हैं x पर पावर 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 1 होता है। एक तो और पढ़े थे हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल। क्या जी? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद। शून्य बहुपद बताइए, एक ऐसा बहुपद जिसमें सारा का सारा कोफिशिएंट क्या हो? शून्य हो। जैसे देखिए यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं ना 3x² अब प्लस में 9x प्लस में 10, तो इसको बोलते हैं बहुपद का पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। ये जो x² के साथ गुना में होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, गुणांक। x² का गुणांक 3 है, x का गुणांक कितना है? 9 है, और ये 10 क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो कहने का मतलब ये पूरा सब मिल के होता है एक पॉलिनोमियल। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का सारा कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सब 0 हो जाए, मतलब सारा पूरा सिस्टम 0 हो गया, तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? बोलो जी आयुष कुमार, बोलो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? जल्दी बोलो। नॉट डिफाइंड, नहीं निकलेगा। कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं निकाल पाएंगे। कल जो बोले थे आप लोग भी थोड़ा मेहनत करके आइएगा, तो आप लोग तो कुछ करके आए नहीं, सब मेहनत हम ही से करवाइएगा। बैठिए 7 बजे तक मेरे साथ, और बताएं डिटेल में। बजेगा 7। देखो अब सुनो, पॉलिनोमियल जो होता है, अब उसका भी जवाब ना दे रहे हैं, तो घर पर ना देखे थे आप लोग? ज़रा सभी ना एक बार देख के आना चाहिए। चलो फिर से देखो, पॉलिनोमियल को फिर से डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, 4 पार्ट में। कौन कौन? बोलो जी। डिग्री के बेसिस पर, याद है डिग्री के हिसाब से क्या बोलते थे? सबसे पहले बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल। वेरी गुड, लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। जैसे ऐसा देखो, px बराबर ऐसा ax प्लस में b, देखो डिग्री कितना? x पर पावर 1 है। ऐसा जितना भी होगा, जैसे 2x प्लस में थे, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बढ़िए, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए? तो सर px बराबर ऐसा कुछ, ax² प्लस में bx प्लस में c, x पर पावर 2 होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक। जैसे लिखा हुआ 3x² प्लस में 9x प्लस में 10, क्या होता है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला आइए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताए थे क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? क्यूबिक बताइए। ax का क्यूब हो जाएगा सर 3 और bx² प्लस में cx प्लस में d, तो कहने का मतलब x क्यूब वाला टर्म होना चाहिए, इसका नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल अपने से लिख सकते हैं। और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब कितना? बोलो डिग्री कितना इसका होना चाहिए? हाँ, x पर पावर 4, ax पर पावर 4, bx
क्यूब cx² dx प्लस में e लिख दो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर डिग्री कितना 1, डिग्री कितना 2, डिग्री कितना बोलिए 3, डिग्री कितना 4, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया। इसके आगे भी है, वो हायर क्लास में आप पढ़िएगा, आपको कम से कम यहाँ तक जानना है। बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़े थे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़, पहले वैल्यू सीखते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कोई बताइएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बोलो जी, कौन आदमी बोलेंगे? पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, बोलो सादिया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो जी, ठीक कहा इसने कि सर x का कोई ऐसा मान रख दीजिए यहाँ पर, जैसे x का मान 2 रखेंगे तो 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए। तो x का मान 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल का मान क्या आ जाएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दीजिए, x बराबर 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2, यहाँ x रखेंगे तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4 × 2 प्लस में 1, 4 + 8 + 1, यानी कि 8 4 12 1 13। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा 13 एट x बराबर 2 पर। क्या बोलेंगे? इस पॉलिनोमियल का मान होगा कितना? बोलो 13, जब x का मान 2 होगा। जैसे बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का मान बताओ जब x का मान 3 होगा, तो क्या बोलिएगा? सर जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 बैठा दीजिए। तो 3 बैठाएंगे तो सर यहाँ 3 का स्क्वायर 4 × 3 और ये प्लस में 1, तो ये हो गया 9, 4 × 12 1, तो क्या 9 9 1 10 10, और ये कितना हो गया जो टोटल मिला के 22 हो गया इसका आंसर भाई। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल का वैल्यू। इसके जस्ट तुरंत बाद पढ़े थे हम लोग ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, याद आ रहा है? बहुपद का शून्यक, क्या बोलते हैं इसको? बहुपद का शून्यक। सुनो, बहुपद में कोई ऐसा मान बताइए जो इस बहुपद को शून्य कर दे। याद कीजिए, बहुपद का हम कुछ मान ऐसा लिख रहे हैं सोच समझ के, ताकि तो मान रखने में आसानी हो। जैसे इस नंबर को देखिए, इसमें मैंने ऐसा मान रखा है, या ऐसा करते हैं यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, चलो इसको कैलकुलेट करने में आसानी होगा। ये वाला मान में बताओ x का ऐसा कौन सा मान है जो इसको 0 बना देगा? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ज़रा सा रख के दिखाइए तो हमको x बराबर 3। तो जैसे x का मान 3 रखिएगा तो देखो x का मान यहाँ 3 रखेंगे, 3 यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर 7 × 3 और प्लस में 12, तो देखो तो यहाँ 9 हो गया, और यहाँ 7 × 21 हो गया, ये 12 हो गया। 12 9 कितना होता है बोलो? 21, 21 माइनस 21 कितना हो गया? कट के 0। तो बहुपद का वो खास मान बोलते हैं द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स 0, जहाँ की पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, उसको बोलते हैं बहुपद का शून्यक। शून्यक, बहुपद का शून्यक, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। x का वो मान जो बहुपद को क्या कर दे? 0 कर दे, उसको बोलते हैं बहुपद का शून्यक। तो बताओ x का मान 3 क्या इस बहुपद का शून्यक है? ज़ीरोज़ है, तो यस सर है, बिल्कुल इसको 0 बना रहा। x का मान 4, बताओ क्या इस बहुपद का शून्यक है? तो चेक करेंगे सर, 4 रखेंगे, बताओ 4 रखेंगे सर, 4 का स्क्वायर 16, 4 रखेंगे 4 सौते 28, यहाँ 12, देखो तो 16 12 कितना होता है जी तौहीद? 16 12 28, 28 28 28 कट के 0, यस सर। जब x का मान 4 रखें तब भी 0 आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 4 भी इसका क्या है? एक शून्यक है। बताओ अगर x का मान यहाँ 1 रखेंगे तो क्या 0 आएगा? 1 रखो जी, 1 का स्क्वायर 1, 7 रखो, 7 × 1 और प्लस में 12, तो देखो तो कितना आ रहा? 1 - 7 + 12, 12 1 13, 13 में से 7 गया तो 6 बच रहा है। तो क्या 0 आया? नहीं आया, मतलब x का मान 1 इसका शून्यक नहीं होगा। तो सर ऐसा ऐसा कितना मान रखे चेक करते रहेंगे बैठ के? फ्री बैठे हुए हम लोग कि बैठ के रखते रहेंगे, देखते रहेंगे, क्या ठो आएगा सर? तो जितना बहुपद का डिग्री होता है ना उतना ही उसका शून्यक होता है। तो डिग्री कितना इसका बताइए? डिग्री 2, तो 1 ठो निकल चुका, 2 ठो निकल चुका, तीसरा अब हो ही नहीं सकता। तीसरा कोई ऐसा मान आएगा ही नहीं जो इसको 0 बनाएगा। तो बहुपद का शून्यक जितना डिग्री उतना शून्यक। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़, याद कीजिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताए होंगे, ये होता है किसके बराबर? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। याद आ रहा है जी? हाँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितना ज़ीरोज़ होगा, सॉरी जितना डिग्री होगा उतना ही क्या होगा? इसका ज़ीरोज़ होगा। चलिए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़े थे यहाँ पर हम लोग, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा। देखो अगर सबसे पहले बात करें हम लीनियर पॉलिनोमियल की, px बराबर ax प्लस में b है। बताओ इसमें एक ही तो सॉल्यूशन ही निकलता। अगर x का मान हम निकालना चाहेंगे तो px बराबर कर देंगे 0, तो ax प्लस में b बराबर 0। तो बताओ ax बराबर -b, तो x का बराबर कितना हो गया? -b/a। तो देखो इसका जो यही वो मान है x का जिसको क्या कर देगा? ज़ीरोज़ बना देगा। ये वाला मान रख के यहाँ देखो तो -b/a मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। याद आ रहा है? इसी के साथ हम लोग पढ़े थे दूसरा जिसका नाम था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² और प्लस में bx और प्लस में c, जहाँ की a0 नहीं होना चाहिए। a0 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब अगर a के साथ ये लिखा हुआ है ऐसा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ के साथ रिलेशन क्या होता है? अगर मान लो इसका 0 2 होगा, है ना, x का मान क्या है?
डिग्री 2 है तो क्या तो जीरो होगा, 2 टो। एक जीरो का नाम बोल देते हैं अल्फ़ा, दूसरे का नाम दे देते हैं बीटा। तो आपको याद होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, बोलो जी, वेरी गुड, माइनस बी बाई, एक तो पढ़े थे हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा, बोलो सी बाई ए पढ़े थे, बस हो गया। अगर मान लो अल्फ़ा बीटा ही आपको दिया है, पॉलिनोमियल लिखना, तो उसका भी तरीका हम लोग सीखे थे, ऐसे करके लिखते थे, याद कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसको हम लोग लिखते थे ए, और यहाँ पर लिखते थे एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। याद है, याद आया, याद आया। ऐसा द्विघात बहुपद को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमको अल्फ़ा बीटा पता तो खट से लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक तक आप लोगों को पढ़ना था जी। यहाँ पर मान लीजिए ए एक्स क्यू है और बी एक्स स्क्वायर है, सी एक्स प्लस में डी है, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। बोलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, यहाँ डिग्री कितना बोलो, 3, तो क्या तो जीरो होगा इसका, क्या हुआ जी, अल्फ़ा बीटा और गामा 3 तो होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा, याद कीजिए, सम ऑफ रूट, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, बोलिए माइनस बी, इसको बताए थे आपको, यहाँ प्लस माइनस और माइनस ऐसे करके चलता है साइन, तो बी बाई ए होगा माइनस बी बाई। और याद कीजिए 2 करके जब प्रोडक्ट लेते हैं, याद करो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन, सम ऑफ प्रोडक्ट रूट टेकन 2 एट ए टाइम, एक समय में 2 ले, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, 2 करके ले रहे हैं। तो 2 करके जब लेते हैं तो क्या आता है बताइए, सी बाई ए आता है, सी बाई ए। और एक तो आता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, बोलिए कितना होगा, डी बाई ए, डी बाई ने माइनस डी बाई होगा। याद आ रहा है, याद आ रहा है। क्यूबिक तक आपको पढ़ना है, क्यूबिक तक में सवाल आता है जी। चलो, क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर ये वाला फॉर्म पूछेंगे तो बता दीजिएगा, बोलो कोई आदमी जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल को ऐसे कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलिए। हमारे पास लिखा हुआ है ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर, कुछ आप लोग भी बोलिए। ये डी है, बोलो जी, ए यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, क्या लिखेंगे, एक्स का क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर लिखते हैं ये वाला टर्म। देखिए सब प्रूफ कर चुके हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स, माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फ़ा बीटा गामा दिया गया है तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा बैठाइए, ए का मान आपको सवाल में दिया रहेगा, यहाँ से मेंशन कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगा, जैसे ए निकाल लीजिएगा, फाइनल आपको निकल जाएगा पॉलिनोमियल। बात समझ में आया। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल का ग्राफ। देखो, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालना, तो हम लोग पढ़े थे कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है, मान लो एक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ ऐसे कुछ किया आया, तो एक्स को क्या जगह कट किया, एक और 2 जगह, जितना जगह कट करेगा एक्सिस को उतना ही उसका क्या होगा, जीरोज़ होगा। तो बोलेगा बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ क्या होगा, तो एक्स एक्सिस को क्या जगह काटा, 1 2, तो बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोज़ 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, साकिर थे ना इस क्लास में, आ रहा याद, धीमा धीमा नींद आ रही है अभी से, क्या है, अभी तो दूसरा ही टॉपिक चल रहा है। मान लीजिए, चलिए बताओ क्या हो, जीरो होगा, क्या जगह कट किया, एक्स एक्सिस को चेक कीजिए, एक्स एक्सिस को कितना जगह कट कर, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्स है, 1 जगह सर, 2 जगह सर, 3 जगह सर, तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज़ 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे देखो, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके क्लास में। मान लीजिए हमारे पास है, बोलो क्या तो जीरोज़ होगा, ये पॉलिनोमियल मान लो कुछ इस टाइप का है, क्या जगह कट कर रहा है, 4 जगह नहीं, एक्स एक्सिस को देखना है इस वाले को, हाँ इस वाले को खाली देखना है। नंबर ऑफ जीरो सिर्फ एक्स एक्सिस निकलता है, वाई से कोई मतलब इसको नहीं है, 2 जगह कट कर रहा है। चलो यहाँ बताइए, अगर ऐसे 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 हो गया, बोलो चट हो जाएगा, हमको इससे मतलब ही नहीं, यहाँ देखना है, एक्स एक्सिस को 4 जगह कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएगा 4। बोलिए नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा, नो नंबर ऑफ जीरो, कोई नहीं होगा। बोलो क्यों, ये तो वाई को ना कट कर रहा है, एक्स को कट कर ऊपर से चला गया, ये इमेजिनरी रूट्स आ रहा होगा इसका, यानी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर होता है नेगेटिव, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो कुछ हवा में ऊपर चला जाएगा, सब आप 11th क्लास में पढ़िएगा जाके। तो फिर यहाँ पर नो जीरो नंबर ऑफ जीरोज़ नहीं निकलेगा। बात समझ में आई। चलिए, इसी के साथ हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल का डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जी, डिवीज़न याद आ रहा है, डिवीज़न भाग बहुपद का भाग, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। कितने लोगों को याद है ये, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, इसको क्यू एक्स से भाग लगा रहे हैं, या मान लो जी एक्स से भाग लगा रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है क्यू एक्स और यहाँ पर रिमाइंडर में कितना बच रहा है आर एक्स, इसको बोलते हैं भाज्य, भाजक, भागफल, नीचे आता है
शेषफल, है ना, ये सब जानते हैं आप लोग। तो ये होता है कितना, पी एक्स बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और प्लस में कितना होता है बताओ, शेषफल। याद आ रहा है, याद आ रहा है। डिविडेंड बराबर ये हट गया डिविडेंड, डिवाइजर ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोसेंट, और प्लस में रिमाइंडर। इसी को तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। याद आ रहा है, डिवीज़न एल्गोरिदम। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर ए है, बी से भाग दे रहे हैं, शेषफल में क्यू आ रहा है, रिमाइंडर में आर आ रहा है, तो क्या बोलेंगे बोलो, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस में आर। ये सब आप जाके फिर नंबर सिस्टम में भी पढ़िएगा, वास्तविक संख्याएं में, है ना, रियल नंबर में फिर से आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग यूक्लिड का एल्गोरिदम, है ना, यूक्लिड का डिवीज़न मेथड। HCF निकालते हैं जिससे हम लोग, है ना, HCF LCM सब यहाँ पर आप जाके फिर से पढ़ेंगे एक बार। याद आ रहा है जी। चलो, अगर किसी पॉलिनोमियल का हमको रिमाइंडर निकालना तो क्या करते थे, बोलिए, किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना तो क्या करते थे, जैसे x+1 को भाग लगाना है x² प्लस में 9x प्लस में 3 से, कैसे भाग लगाते थे, जल्दी बोलिए। सीधा यहाँ सर x से लगाएंगे इसको, x से तो x² हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, x गुना 1 x हो जाएगा। सर यहाँ माइनस, ये दोनों कट जाएगा, 9x में से 1 घट गया, बताओ 10x, सॉरी 9x में से 1 8x, यहाँ 3, फिर से कितना से लगाएंगे भाग, 8 से। ये सब जान रहे हैं प्रोसेस, न भी जान रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा भी देखिए, टेंशन अभी ज़्यादा न लेना है। रिवीजन क्लास है तो कुछ चीज़ कनेक्ट कर भी सकते हैं, कुछ चीज़ हो सकता है नहीं कनेक्ट पाएँ, तो टेंशन अभी न लेना। जो लोग पीछे से अगर आए हैं तो घबराइएगा नहीं। ये माइनस में 5 हो गया तो बोलेंगे सर ये जो बच गया है ये हो गया रिमाइंडर, ये जो आया है इसको बोलते हैं कोसेंट, ये जो है ये तो है डिवाइजर है, ये है डिविडेंड तो है ही है पहले से। बात समझ में आई। अब सुनो, मैंने बताया था आपको, अगर मान लीजिए ऊपर में एक px बैठा हुआ, नीचे में एक qx बैठा हुआ, जिन दोनों को भाग लगा रहे हैं, ऊपर का डिग्री m है, नीचे का डिग्री n है। मान लो ऊपर में पावर 5 है, नीचे में पावर कितना है, 2 है। माने ऊपर जो पॉलिनोमियल बैठा है उस पर डिग्री कितना है, 5, और नीचे जो पॉलिनोमियल जिसे आप भाग लगा रहे हैं, देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ 5x का क्यूब 9x प्लस में 3, और नीचे भाग लगा रहे हैं आप x+1 से, तो ऊपर का डिग्री कितना 60, ऊपर का डिग्री कितना, जल्दी बोलो, ना दिख रहा है, नीचे का डिग्री कितना 1। तो भाग लगने के बाद जो नया डिग्री आएगा वो आएगा 3 - 1, ऊपर का नीचे से घटा दो, नया डिग्री आएगा 2, सॉरी नया डिग्री आएगा 2। देखो कितना डिग्री था इसका 2, इसका डिग्री जिससे भाग लगा रहे डिग्री 1 है, तो घट के आएगा इसका डिग्री कितना, नया वाला जो कोसेंट का डिग्री आएगा 1 आएगा। बात समझ में आ रही है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है। अगर px है इसका डिग्री m है और qx है जिससे भाग लगा उसका डिग्री n है, तो बताओ जो नया भाग देने के बाद जो बहुपद आएगा उसका डिग्री कितना होगा, उसका डिग्री होगा m - n होगा। बात समझ में आई। बोलिए पॉलिनोमियल में और कुछ छूटा है क्या, जितना ही सब पढ़ना था आप लोगों को, है ना जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए इसके बाद हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, क्योंकि टॉपिक अभी थोड़ा सा लंबा है जी। इस मेन टॉपिक यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। पूरा कवर करिए। हाँ जी पूरा कंप्लीट करेंगे आज। आप ही लोग बोले हैं तो हम नहीं जी, बैठो ना, अभी 6:30 बजे तक तो टाइम दिए ना आप लोगों को, 6 से पहले फिनिश कर देंगे, टेंशन न लेना। 6 मैक्सिमम होगा तो 6:15 तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चले जाइएगा, आपको हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, ठीक है सर। ये जाने वाले हैं तो जाने वाले को रोकना नहीं है, चले जाइए कोई बात नहीं, ठीक है। बाद में देख सकते हैं आप, या मेरे साथ चाहें तो बैठ सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एकदम कंटिन्यू मेरे साथ कर सकते हैं क्लास, ठीक है। सुनिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम बैठोगे मेरे साथ, कहाँ जाओगे, मार्केट में घूमना है। देखो देखो अम्मी बोलती हैं इसको बैठा के पढ़ाइए जितना तो पढ़ाना है, बच्चा भागने के लिए तैयार है। यहाँ ध्यान दो, पहले रहना तुमको तो मेरे साथ साथ रहना है अभी शाम तक, शाम तो हो ही गया, रात तक। बताओ px बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होता है इस फॉर्म में, देखिए ax², यहाँ ध्यान दिया जाए, bx प्लस में c बराबर 0। एक ऐसा इक्वेशन जो ऐसा दिखे, ऐसा मतलब ये वेरिएबल है उस पर पावर कितना होना चाहिए, 2, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक कंडीशन साथ साथ लगाएंगे, सर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a 0 के बराबर तो मामला हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि यही वाला टर्म आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है 2 तरह का जी, बोलो तो कोई आदमी। एक होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है इम्प्योर, या इसको बोलते हैं एडफेक्टेड
एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मिक्स क्वाड्रेटिक जो भी कह सकते हैं। देखो प्योर में क्या होता है, प्योर में कुछ ऐसा मामला होता है, ऐसे करके लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर अब माइनस में 4 बराबर 0। इसमें एक्स वाला टर्म गायब रहता है। कौन वाला टर्म? एक्स वाला टर्म नहीं, एक्स स्क्वायर रहेगा, हाँ वाई नहीं 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर, इसको बोलते हैं प्योर, जिससे अगर एक्स का मान निकालना होगा तो खट से आप निकाल सकते हैं, दाएं बाएं कर देंगे। एक्स बराबर कितना होगा बोलो, √4, तो एक्स का मान कितना होगा, प्लस माइनस 2। यहाँ पर जो एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इम्प्योर या मिक्स कह सकते हैं आप, इसमें ये वाला टर्म रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 बराबर 0। इसको हल करना पड़ेगा आपको अच्छे से, ये जल्दी से हल हो जाता है। इसको थोड़ा सा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप तोड़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 2 मान निकलता है, एक्स का मान कितना बोलो, ऐसे करके याद है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 12 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन निकालते थे, x प्लस में 4, यहाँ से 3 कॉमन निकालते थे, x प्लस में 4 बराबर 0, यहाँ से x प्लस 4, यहाँ से x प्लस 3। ये सब आप लोग कर चुके हैं काम, 9th में भी किए होंगे। x प्लस 4 बराबर 0 होगा सर, x प्लस 3 बराबर 0 होगा, सो x का मान -4, x का मान -3, यही हो गया इसका सॉल्यूशन। यहाँ ध्यान दो, मन ना लग रहा तो जा सकते हो, जिसका भी मन ना लगेगा बोलिएगा, है ना, लेकिन क्लास में अगर बैठे हैं तो यहाँ पर मेरी बात को सुनिए। x का मान -4 और x का मान कितना हो जाएगा बताओ, -3 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, x का जो मान इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो कहलाता है इसका सॉल्यूशन। बहुपद के कंडीशन में इसको बोलते हैं जीरोस, याद करो, शून्यक। यहाँ बोलते हैं इसको सॉल्यूशन, या इसी का नाम क्या है बोलो, रूट्स। सॉल्यूशन कहो या कहो इसका रूट्स। तो आप पूछेंगे बताओ इस द्विघात समीकरण का रूट्स क्या होगा, तो x का मान -4 और x का मान -3। और रूट्स निकालने का अलग अलग तरीका है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड निकाल सकते हैं, बाय हम लोग निकाल सकते हैं वर्गमूल मेथड इसको बोलते हैं, है ना, स्क्वायर रूट मेथड। एक और मेथड था जिसका नाम था श्रीधराचार्य मेथड, याद कीजिए, डिस्क्रिमिनांट वाला यूज़ करके, याद आ रहा है, डिस्क्रिमिनांट का यूज़ करके। तो अलग अलग तरीके से हम लोग इसका मान निकालते थे। मतलब सॉल्यूशन का मतलब होता है x का मान निकालना। अब जैसे मैंने ये वाला इक्वेशन लिख दिया, देखो तुझे 3x प्लस में यहाँ लिख दिया मैंने 7, ठीक है। अब बताओ इसको हल करना है, कौन ऐसा नंबर है जो x को गुना करने के बाद 7 मिले, जोड़ने घटाने के बाद 3 मिले, बोलो तो है कोई ऐसा नंबर? गुना करने के बाद 7 और जोड़ने घटाने के बाद 3। तो मिडिल टर्म अगर स्प्लिट नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे श्रीधराचार्य वाला मेथड, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। याद आ रहा है, याद आ रहा है। a क्या होता है सर, x² का कोफिशिएंट यही होता है a, तो क्या है a की जगह पर 1 है, b की जगह पर कितना बोलो 3, c की जगह पर कितना बताइए 7, a b c बैठा दीजिए, खेल खत्म, x का मान निकल जाएगा। जहाँ की ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसका नाम क्या था जी, बोलो सादिया, इसका क्या नाम था? कहाँ हो तुम, पहले ये बताओ। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम उसको पढ़ा रही हो। इसका नाम b² -4ac का क्या होता है नाम, बोलो जी, कौन आदमी बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक। हिंदी में क्या बोलते हैं जी मारिया, मारिया बताओ, विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट, है ना, विवेचक, विवेचक। इसको d से डिनोट करते हैं, d बराबर b² -4ac। याद आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट पूछ देता है, बोल देगा ऐसे करके, देखो जी x² अब प्लस में 9x अब प्लस में 7, बोलो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट खाली पूछ दिया, तो सर डिस्क्रिमिनेंट का मतलब d का मतलब b² -4ac, b² का मतलब 9 का स्क्वायर सर, 4 × a का मतलब 1, c का मतलब 7, a यही है, a b और c तीनों का जगह पर तीनों मान रख दिए। बोलो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, ये 7 चौके 28, बोलो 81 में से 28 घटाएंगे कितना होगा जी? बोलिए बोलिए बोलिए, 81 में 28 घटाएंगे तो 1 इधर गया, 7 उधर गया, तो 3, 53 हो गया आंसर। डिस्क्रिमिनेंट 53 आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल ये सब, ठीक है, तो सबको याद रखिएगा। चलिए जी, इसी में हम लोग बोले थे एक ठो मान को अल्फ़ा, याद आ रहा है, इसका जो एक ठो मान आया था प्लस वाला, इसको बोल दिए थे अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर -b प्लस √b² -4ac। ये आदमी को आप बार बार नहीं लिखेंगे, डी लिख देंगे 2a। और एक ठो मान आया था बीटा, बीटा वाले को क्या बोले थे, निगेटिव वाले नंबर -b ऐसे करके। और याद आ रहा है, इसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले थे, बोलो जी साथ, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना? -b/a, तुम ही बोलोगी अभी, -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बोलो, c/a। चलो बोलो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान, उसी को बोलने दो अभी।
अंदाजी टक्कर अब मानने लगी। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा अल्फ़ा माइनस बीटा का मान, जल्दी बोलो। अल्फ़ा प्लस बीटा तो याद रहता है आप लोगों को, अल्फ़ा इंटू बीटा भी याद रहता है। अल्फ़ा माइनस बीटा का मान किसको याद है? बी बाई ए ना ना ना, हाँ हाँ बोलो, डी बाई ए, वेरी गुड वेरी गुड, डी बाई ए, डी बाई ए क्या होगा? डी बाई। इसको याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछा जा सकता है आपसे। अल्फ़ा प्लस बीटा तो नॉर्मली याद रखता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा भी याद रखना, ठीक है। चलो अगर हमारे पास, सुनिए, अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दिया गया है, देखो जी, अल्फ़ा का मान दे दिया 3 और बीटा का मान दे दिया 5। सुनो सुनो सुनो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान। अल्फ़ा का मान 3 और बीटा का मान दे दिया 4। बोलेगा बताओ इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, द्विघात समीकरण कैसा होगा? तो याद है, इसका निकाले थे ऐसे करके, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। अल्फ़ा बीटा अगर दिया गया है तो द्विघात समीकरण ऐसे निकलेगा। बोलिए एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मतलब सर 3, बीटा का मान कितना 4, यहाँ x हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा तो 3 गुना 4 बराबर 0। बोलो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर 7x प्लस में 12 बराबर। यही वो इक्वेशन है, यही वो इक्वेशन है जिसका रूट्स अल्फ़ा बराबर 3 होगा, बीटा बराबर कितना होगा 4। रूट्स का मतलब x का 2 मान, x का मान 1 तो 3 होगा, 1 का मान 4 होगा। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में वो पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। सुनिएगा ज़रा, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा बोलो अल्फ़ा बराबर कितना माइनस बी और प्लस रूट डी बाई 2। अब बीटा बराबर कितना माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो अब यहाँ पर हम लोग कहते हैं, अगर केस नंबर 1 देखो, अगर डी का मान हो गया 0 से बड़ा, डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा हुआ तो ये वाला मान इसमें एक बार जुड़ेगा, ये वाला मान इसमें एक बार घटेगा। तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा के बराबर नहीं आएगा, अल्फ़ा का मान अलग होगा, बीटा का मान अलग होगा। क्योंकि एक बार एक नंबर में जुड़ रहा है 5 और नंबर में घट रहा है 2, 5 में एक बार 2 जोड़ रहे, 5 में एक बार 2 घटा रहे, तो क्या दोनों बराबर आएगा? नहीं। एक बार रूट डी इसमें जुड़ रहा है, एक बार रूट डी इसमें घटा, बाकी सब नंबर सेम है। इसका मतलब ये नंबर होगा क्या जी? सृष्टि अलग अलग। यहाँ पर क्या होता है बोलिए, अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो अल्फ़ा का मान बीटा के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलते हैं यहाँ पर जो रूट्स होगा, जो मूल होगा वो रियल होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, मतलब आपस में मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होना, भिन्न भिन्न होना। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। डी का मान अगर 0 आ गया, देखो जी, डी का मान 0 तो जो टर्म जुड़ रहा था, जो टर्म घट रहा था, वही वाला टर्म क्या हो गया? आउट। तो अल्फ़ा का मान भी होगा माइनस बी बाई 2 है, बीटा का मान भी कितना हो गया? माइनस बी बाई 2 है। यहाँ पर होगा अल्फ़ा का मान बीटा के बराबर। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। ये सब कहानी आप लोगों को याद है, मतलब जान रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा कुछ अभी लिख नहीं रहे हैं। चलो डी का मान अगर 0 से छोटा हो गया तो यहाँ आ गया निगेटिव, यहाँ कितना आ गया? और रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर दिख जाए तो अभी आपको टेंशन न लेना है क्लास 10th में, ये सब टेंशन लेना है क्लास 11th में जाके। आपको रूट के अंदर निगेटिव दिख जाए, बोल देंगे रूट्स आर इमेजिनरी, वास्तविक रूट संभव नहीं है। बोलेंगे वास्तविक मान संभव नहीं है। अल्फ़ा बीटा के बराबर तो यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार यही वाला माइनस वाला इसमें जुड़ेगा, एक बार माइनस वाला घटेगा, तो बराबर तो नहीं होगा। बट रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल, या बोलेंगे रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी रूट्स यहाँ से निकलेगा, तो इमेजिनरी नंबर तो आपने पढ़ा ही नहीं है अभी। इमेजिनरी नंबर आप पढ़िएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास 11th में जाके। तो मेरे ख्याल से यहीं पर पढ़े थे, और इसके बाद इसका वर्ड प्रॉब्लम देखे थे, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखे थे। वर्ड प्रॉब्लम अभी डिस्कस नहीं करते हैं, एक एक सवाल में अच्छा खासा टाइम जाने वाला उसमें। तो शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। तुम जाना चाहते हो? चले जाओ चले जाओ चले जाओ, देखिए जाओ, तुम जाओ। इसको कहाँ लेके जाओगे? क्या जी लड़का इशारा हो रहा है, कहाँ जाना है? यहाँ से निकलता है और घूमता है मॉल में जाके, है जी। तो घर इतना रात देर तक कैसे पहुँचते हो? दोस्ती निभा रहे हो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, रुको अभी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ ध्यान दीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में इसको बोलते हैं जी AP, हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। सबसे आसान टॉपिक कह सकते हैं। जैसे मान लो कुछ नंबर ऐसे लिखा हुआ है 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे लिखा हुआ है। ज़रा इस नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। तो 5 के बाद 5, 2, 7,
7 के बाद सर हो गया 9, 9 के बाद 2 जुड़ गया तो 11, 11 के बाद 2 जुड़ गया तो क्या हो गया बोलो 13। मतलब नंबर्स अगर पूछेंगे बताओ जी 13 के बाद क्या होगा तो बता सकते हैं क्या आप 15 होगा सर। यानी कि नंबर एक ख़ास पैटर्न में लिखा हुआ है, पैटर्न में लिखा हुआ है, और जो पैटर्न जुड़ रहा है ना वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। ऐसा ना कि इसमें 2 जुड़ गया, इसमें 3 जुड़ गया, इसमें 5 जुड़ गया, ऐसा नहीं है। सब में कितना जुड़ रहा है बोलो, सब में 2 ही जुड़ रहा है। तो अगर कभी ऐसा नंबर्स लिखा, यस इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, ऐसा अगर जुड़ रहा है, रुक जाओ, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ऐसा अगर नंबर लिखा हुआ है जिसमें अगला नंबर को एक फिक्स नंबर जोड़ने के बाद मिल रहा है तो ऐसे सीक्वेंस का नाम होता है एपी। क्या बोलते हैं इसको बोलो, ऐसे नंबरों को जो लिखते हैं इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी एपी। जो पहला नंबर होता है ना इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम पद। इसको ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर 5 हो गया। जो नंबर जुड़ जुड़ के अगला नंबर मिल रहा है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर, पदांतर, जो भी कह सकते हैं, 2 पदों के बीच का अंतर, इसको बोलते हैं डी से। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर बताओ, 2 हो गया। और जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं उसको, अंतिम में। तो अंतिम वाला कहाँ पर देखो तो 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर सर, इसको T6 बोलेंगे। T6 बराबर 15। हम बताएंगे, बोलेंगे बताओ जी इसमें T3 कितना होगा बोलो तो, मतलब तीसरा टर्म। तो पहला, दूसरा, तीसरा, सर T3 का मान 9 होगा। बात समझ में आ रही है। हम बोलेंगे बताओ T5 का मान कितना होगा तो क्या बोलिएगा, T5 का मान 13 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस होता है T2 माइनस T1। कोई भी सेकंड टर्म में जस्ट फर्स्ट टर्म को घटा देना है तो पता चल जाएगा कौन सा नंबर से जुड़ के वो आगे बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी में हम लोग पढ़े थे TN का फॉर्मूला। बोलो जी तौहीद, TN का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, वेरी गुड, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ की A क्या होता है बोलिए, A होता है फर्स्ट टर्म, D क्या होता है बोलो कॉमन डिफरेंस, N क्या होता है इसमें टोटल टर्म। क्या टोटल में 1 2 3 4 5 6। अगर पूछेंगे N का मान कितना है तो बोलिएगा 6। N को होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। पहला वाले को फर्स्ट टर्म A बोलते हैं, जो नंबर जुड़ जुड़ के आगे बढ़ रहा है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या बनता है जी सादिया, TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मेरा मन कर रहा है सर इस सारे नंबर को हम जोड़ना चाहते हैं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक तो एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे बताओ इस सीक्वेंस का 20वां टर्म कौन सा होगा, तो क्या पूछा मैंने आपसे, T20। हाँ, तो Tn बराबर कितना होता है बताओ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने पूछा आपसे T20 का मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ 20। तो A प्लस में 20 माइनस 1 इंटू डी। तो बोलेंगे सर A का मान तो हमको सवाल में लिखा 5, ये 19 हो गया, और D का मान कितना हो गया बोलो जी, 2 हो गया सर, 2 D का मान ये हो गया 19 और D का मान हो गया 2। तो कितना हो गया 5 और 19 दूनी 38 और 5 कितना होगा बोलो। तो बोलेंगे सर इस सीक्वेंस का जो 20वां नंबर पर वो 43 है। जैसे यहाँ पर देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ऐसे ऐसे करते 20वां नंबर पर आएगा 43। इसको बोलते हैं AP के n टर्म को निकालना। अब हम लोग सीखे थे अगर मान लो ये AP लिखा हो, AP का जनरल टर्म ऐसे लिखते देखो A प्लस D, A प्लस 2D, याद आ रहा है, A प्लस 3D, ऐसे करके A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। अब मेरा मन कर रहा सर हम तो इसको जोड़ेंगे 2 4 6 8 10 12, मेरा मन कर रहा सर इस सबको जोड़ेंगे। जोड़ने का कोई फॉर्मूला है तो इतना नंबर तो जोड़ सकते हैं आप, लेकिन अगर मैंने कह दिया ऐसे लिखते जाओ बोलो 100 तक जोड़ना है तो यहाँ तक तो आप ऐसे हिम्मत कर भी सकते हैं, सर हमको टाइम दीजिए 1 मिनट हम जोड़ के बता देंगे, आप 100 तक जोड़ पाइएगा नहीं। तो उसको जोड़ने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसका नाम था SN बराबर कितना होता है, इसमें टोटल कितना टर्म है उसको गिन लो, n/2 2A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 इसी को एक और तरह से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बताओ, A प्लस में TN या L लिख दो, लास्ट टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर लास्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है तो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हो, यूज़ तब करते हैं जब हमको टर्म को जोड़ना होगा। जैसे कब, हाँ दोनों में से, इसमें अगर लास्ट टर्म पता है तो इसको यूज़ कर, जैसे इसमें लास्ट टर्म पता है और टोटल नंबर टर्म तो आपको पता है तो यही वाला बैठा दो, पहला टर्म 2, लास्ट टर्म हमारा 100 और टोटल टर्म इसमें कितना होगा 50 होगा, लिख दो, खेल खत्म, है ना। इसी से हम लोग एक फॉर्मूला निकाले थे सम ऑफ नेचुरल नंबर, याद है किसी को तो बताइए, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या निकालते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, बोलो जी n तक को, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। कितने लोग याद आया, ये वाला फॉर्मूला याद आया, नहीं आया, हाँ
ना आया तो देखो अभी याद दिलाते हैं। जैसे हम बोलेंगे 1 से लेके 10 तक जोड़ना है, बोलो तो कितना और कोई आदमी जोड़ के बताइए जल्दी। 5 6 7 8, हम थोड़ा सा वेरीफाई करवा देते हैं। बोलो 1 से लेकर 10 तक को जोड़ें कितना है, कोई बताइए जल्दी से। जोड़ के देखो, जोड़ के देखो, आपके सामने लिखा हुआ 64, रॉन्ग हो गया। 55 सही हो गया। और बताइए कोई आदमी 55 आया क्या किसी का? अच्छा ना आया तो देखो हम जोड़ना सिखाते हैं आपको। ये 10 हुआ, ऐसे जोड़ो। 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 5 6 4 10। आई बेचारा 5 अकेला। अब देखो 10 कैट हुआ, 1 10 2 10 3 10 और 4 10। एक तो 10 यहाँ पर है। 50 और 5 55 आ गया। क्या ये फॉर्मूला से सर 55 आएगा? देखो 1 से लेकर अगर हमको 50 तक जोड़ना है, सॉरी 1 से लेकर अगर 10 तक जोड़ना है तो क्या लिखेंगे? 1 2 3। हमको अब देखना है सर लास्ट में कितना 10 है, तो जहाँ जहाँ n अब वहाँ कितना बैठाएंगे? 10 लिखेंगे। 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2। काट दीजिए 5 बार में, 5 × 11 55 हो गया। अब 1 से लेकर 50 तक जोड़ना है तो ऐसे ही जोड़ेंगे, ऐसे थोड़े बैठ के जोड़ते रहेंगे तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगा, पता चला जोड़ते जोड़ते। 1 से लेकर बोलेगा 100 तक जोड़िए, तो बैठ के जोड़ पाइएगा ऐसे नॉर्मल तरीके से। बोलेंगे सर यहाँ लिखेंगे सीधा 100 + 1 अपन दीजिए डिवाइडेड बाई 2। काट देंगे सर 50। देखो जी यहाँ 50 हो गया, यहाँ हो गया 101। गुना कर दो 5 से, 505। देखो कितना दिन हम जोड़ दिए, 5050 आएगा। अब आप बैठ के जोड़ते रहिएगा, हम जोड़ दिए। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला होता है एन टर्म को जोड़ने का। चलिए इसमें हम लोग पढ़े थे एक तो एस एन और टी एन में रिलेशन, किसी को याद है? रिलेशन बिटवीन टी एन एंड एस एन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। टी एन बराबर एस एन माइनस 1, याद आया? ये रिलेशन इस पर सवाल भी बहुत सारे देखे थे, ये रिलेशन पर भी सवाल अच्छा खासा डिस्कस किए हैं। और यहाँ पर हम लोग पढ़े थे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन याद है? अर्थमेटिक मीन समानांतर माध्य इसको बोलते हैं। 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना कि तीनों नंबर किस में हो जाए? AP में हो जाए। A + B डिवाइडेड बाय 2। जाना है? चले जाओ चले जाओ। देखो जी 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना कि तीनों नंबर किस में हो जाए? AP में हो जाए। और याद कीजिए अगर 3 नंबर AP में है ABC, देखो जी 3 नंबर AP में तो बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर आता है। क्या जी अनस आता है ऐसा? जैसे लिखा हुआ नो, यस या नो, एक बात बोलो। देखो 2 4 6 AP में है जी, बोलो तो तुम। सादिया नाम है, क्या नाम तुम्हारा? सालेहा, सबीहा, तुम्हारा नाम है सालेहा। चलो बोलो जी सबीहा बताओ क्या ये AP में है? 2 4 6, 2 जुड़ा सर 4 और 4 में 2 जुड़ा। तो अगर 3 नंबर AP में होगा ना तो बीच वाले का डबल करो, तो 4 का डबल कितना होता है बोलो? 8। और ये 8 जो है इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा। देखो बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर। अनस आया? आ गया? 8 18 दोनों बराबर, यहाँ भी 8 इधर भी 8। देखो फिर से देखो 3 6 9, क्या ये AP में है जी? अनस बताओ तो। AP में है? लाओ मेरे पास लाओ उसको, जल्दी बोलो क्या ये AP में है? इधर जल्दी बोलो AP में है? कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? इसको बोलने दो। हाँ 2 तुम बोल रहे हो, कॉमन 3 ना होगा? 3 3 6 अच्छे 3, कॉमन डिफरेंस 3 है। अब देखो बीच वाले का डबल करो, 2 × 6 और साइड वाले को जोड़ो, 3 + 9। देखो दोनों बराबर आ रहा है, 12 और यहाँ भी 12। तो जब भी कभी 3 नंबर AP में होगा, जैसे XYZ AP में बोल दे, अगर AP में होगा तो हमेशा बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर होता है। यहाँ से इक्वेशन बना के हम लोग x का मान वगैरह निकाले थे। थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, नहीं भी याद आ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, अभी मत याद कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री छोड़ेंगे नहीं अभी हम, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। जो टाइम हम बोले हैं आप लोगों को टाइम हुआ कहाँ है? उतना टाइम तो कम से कम लेंगे ही हम आपका, 6 बजे तक। हाँ को क्या करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत कहाँ से हुआ, कोई बताएंगे? इसका जन्म कहाँ से हुआ? इसका जन्म यहाँ से हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल से। याद कीजिए, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड का नाम था हाइपोटेनस। याद आ रहा है? हाइपोटेनस इसको बोलते थे हम लोग। अगर ये थीटा एंगल है, कुछ ना कुछ एंगल होगा ना, तो थीटा वाले के सामने जो होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं जी? परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं लंब, हिंदी में बोलते हैं लंब। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं बोलो? आधार, यानी कि बेस। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
तो बार बार इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे। उस लिखने के लिए कहा गया कि भैया जब परपेंडिकुलर लिखना होगा तो P लिखेंगे, हाइपोटेनस के लिए H लिखेंगे और बेस के लिए B लिखेंगे। बस अब फिक्स हो गया। थीटा के सामने जो होता है उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, बता चुके हैं आपको। बच गया जो बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं जी मारिया? हाइपोटेनस। आगे आओ तुम, आगे आओ, आगे आओ, जल्दी से जगह बनाओ वहाँ पर। हाँ हाँ, हटो हटो। हाँ अब यहाँ ध्यान दो। देखो तो ये हो गया अपना कुछ ऐसा, मतलब 3 साइड होता। आ गए यहाँ पर थेल्स ये पाइथागोरस साहब अपना एक तो थ्योरम देने के लिए। इन्होंने कहा कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, उसका सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आगे अपना एक तो थ्योरम चिपका दिए। उसके बाद आ गया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जिसमें हम लोग पढ़े थे साइन थीटा बराबर P/H। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के जो रेशियो उसका नाम होता है साइन। क्या नाम होता है उसका? साइन। इसका साइन नाम रखा गया। अब मारिया का बचपन में कुछ और नाम रख दिया जाता, अभी उसी नाम से इसको जानते। जब साइन, ये जब P/H को देखा रेशियो का नाम साइन रख दिया गया। मेरा ही नाम मान लो कुछ दूसरा रख दिया जाता तो उसी नाम से आप हमको जानते अभी। और मान लो दूसरा नाम पता है जी मेरा? अच्छा, तो कहने का मतलब ये जो P/H रेशियो है ना, इसका नाम साइन रख दिया गया। तो अब दुनिया वाला इसको साइन के नाम से जान रहा। आप भी जानिए साइन के नाम से, हम भी जानेंगे साइन के नाम से। जब कभी साइन की बात होगी तो सब आदमी समझेगा अच्छा सर P/H के बारे में बात कर रहे हैं और कोई खास बात है नहीं। उसी तरह से कहा गया कि एक और रेशियो बन सकता है B/H। तो कहा जो B/H होगा ना, उसको कॉस के नाम से जानेंगे। इसका फुल फॉर्म भी होगा, पूरा डिटेल वीडियो में आप देख सकते हैं, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक और आदमी आ गया यहाँ पर टेन थीटा, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ये 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो का उल्टा भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा 3/4 और 4/5, और लिख दिया मैंने 3/5। तो सर 3 उल्टा भी तो बन सकता है इसका, 4/3, 5/4 और 5/3। तो 3 आदमी अगर सीधा है तो 3 आदमी उल्टा भी हो सकता है। तो कहा कि अगर H/P आ जाए तो उसका नाम बोलेंगे कॉसेक थीटा। अगर मान लो इसका उल्टा आ जाए H/B तो इसको बोलेंगे सेक थीटा। और कॉट थीटा हो जाएगा B का, इसका उल्टा B/P। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा बराबर P/H और कॉसेक थीटा होता है जस्ट उसका उल्टा, तो हो जाएगा H/P। कॉस थीटा बराबर B/H, तो सेक थीटा कितना होगा बोलो? H/B। और टेन थीटा बराबर P/B, तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा? B/P। 3 फंक्शन, और 3 का इधर क्या है? रेसिप्रोकल फंक्शन। चलिए इसी के साथ हम लोग सीखे थे कि अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना कर देंगे क्या होगा जी? साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना कर देंगे। P/H गुना हो गया किससे? H/P से। तो P से P कट गया सर, S से H कट गया। मान कितना आएगा बोलो? 1। तो यहाँ से अगर बोलेंगे साइन थीटा बराबर कितना होगा तो क्या बोलिएगा? 1/कॉसेक थीटा सर। कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा जल्दी बोलो? 1/साइन थीटा। ये सब कहानी हम लोग सुने हुए हैं, एकदम पुरानी कहानी हो गई। चलो जी, सिमिलरली अगर बोलेंगे आपसे बताओ कॉस को गुना कर देंगे सेक से, क्या होगा? कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना कर देंगे तो B/H, H/B कट के कितना हो जाएगा? 1। तो बताओ कॉस थीटा बराबर कितना? मोहसिन है यहाँ पर? हाँ हूँ तो कुछ तो बोलो। हाँ बोलो, कॉस थीटा होगा ऐसा। कॉस थीटा 1/सेक थीटा। सेक थीटा कितना होगा बोलो? 1/। अब बताओ 10 को कॉट से गुना कर देंगे तो क्या होगा? 10 थीटा को सर गुना कर दीजिए कॉट थीटा से, तो कट से कितना आ जाएगा बोलो? हो गुना करेंगे कॉट थीटा तो 1 आ जाएगा। अगर कॉट थीटा कोई पूछे तो क्या बोलिएगा? 1/10 थीटा। 10 थीटा पूछिए 1/कॉट थीटा। ये सब पुरानी कहानी है। चलो जी, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग लगा देंगे तो साइन थीटा सर होता है P/H और कॉस थीटा कितना होता है बोलो? B/H। तो ये हो गया P/H मल्टीप्लाई में H/H कितना? H/P। P/H और ये सॉरी ये H/B तो H से H कट गया तो P/B। अब P/B क्या होता है ज़रा देखिएगा? P/B 10 होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है? रेशियो होता है। जैसे टेन थीटा बराबर बोलेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसका उल्टा क्या होगा बोलो? कॉट थीटा। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलो एक बार लिख देते हैं इसको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बताओ कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर कितना होगा? 10 का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट पूछेंगे तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बात समझ में आई? बोलो जी, क्या लिख रही हूँ? हाँ ये बात समझ में आई? चलिए इसके बाद एक तो शानदार सा फॉर्मूला पढ़े थे। बोलो जी मारिया, क्या था इसके बाद फॉर्मूला? जल्दी बोलो, कुछ आप भी बताइए। हाँ बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोई पूछ दे यहाँ से बताओ जी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा?
उधर भेज दिए सर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, सब डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, तो बैठ के एक एक करके ना करेंगे। अच्छा यहाँ से अगर पूछेगा बताओ साइन थीटा बराबर कितना होगा, बोलो जी साइन थीटा बराबर तो रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर। बाकी सबके साथ भी ये काम कर लीजिएगा आप, आगे बढ़िए। इसके बाद आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये रिलेशन 1 वाला 3 रिलेशन आता था। बताओ यहाँ से मान निकालेंगे अगर हम सेक स्क्वायर थीटा, बोलो तो क्या होगा जी, इधर से सभी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1, उधर चला जाएगा 10। बस आपको ये याद रहना चाहिए, अगर ये याद रहेगा ना तो खट खट सारा मान निकल जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस वेरी गुड 10 स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छा। चलिए अगर पूछेंगे 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बोलो तो सालेहा ना, तब इसको इधर करना पड़ेगा, इसको इधर बुलाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। क्या जी तौहीद किधर है, ठीक है, ठीक चल रहा है, ओके ओके है, चलो अब मन लग रहा है। नंबर 3 बस हो गया, खत्म है, त्रिकोणमिति खत्म, मतलब मामला खत्म। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। लास्ट में 5-5.5 घंटे में पूरा हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे। 50% सिलेबस देखो ना, अभी 2 घंटे में खत्म हो रहा है, और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो 5 घंटा में पूरा सिलेबस कंप्लीट। बताओ यहाँ से कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अरे दाएं बाएं करना और कुछ नहीं, दाएं बाएं करना। अब कॉट का मान निकालेंगे तो सर इसको इधर बुलाइए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। काम करो, तो ये था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सब। चलो जी इसके बाद पढ़े थे हम लोग वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ ध्यान दीजिए, वैल्यू 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 कितने लोगों को याद है, एक तो शानदार सा टेबल बनाए थे 0 से लेकर 90 के बीच में, है ना जी। कैट एंगल था, बोलो जी बच्चा, ये था हमारा थीटा, ये था हमारा मेन फंक्शन एफ एक्स। कितना एंगल था 0 डिग्री, उसके बाद बोलो 30 डिग्री, नेक्स्ट इज 45 डिग्री, नेक्स्ट इज 60 डिग्री, नेक्स्ट इज 90 डिग्री। आई मान कै बार आपको याद करवाए थे, नींदों में आप लोग को याद आया होगा ना, आया था, ज़रूर आया होगा, सपना में आया था जी। साइन थीटा बराबर इतना इतना इतना, देखो यहाँ पर है अपना साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, एक तो और चाहिए कॉट, कॉट 1 2 3 4 5 6। हाँ जी देखो, तो यहाँ शुरू करेंगे। साइन कहाँ से शुरू होता है, साइन 0 पर होता है 0, 30 पर होता है 1/2, 1/√2, उससे आगे बढ़िए √3/2, नेक्स्ट इज 1। साइन 0 से बढ़ते 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 1 तक जाता है। साइन का अगर ग्राफ थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये है कहीं पर 45 बीच में होगा। तो साइन का ग्राफ ऐसे धीमे 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 बढ़ते 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 यहाँ पर पहुँच जाता है। जब यहाँ पर 90 आता है तो मान पहुँच जाता है कहाँ पर, 1 पर। ऐसा ग्राफ जाता है साइन का, धीमे धीमे 0 से शुरू होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। बात समझ में आई। कॉस के बारे में बोलिए सर, कॉस तो इसका जस्ट उल्टा पलट दीजिए, जो साइन 90 का मान वो कॉस 0 का मान, √3/2, 1/√2, 1/2, रिवर्स मारिए यहाँ 0। अरे 5 आदमी को ऐसे घुमा दीजिए, बीच वाला आदमी बीच में रह जाएगा। 5 आदमी बैठा हुआ है, पाँचों का पोजीशन ऐसे चेंज कर दो। ये वाला आदमी आ गया इधर, ये वाला आ गया इधर, ये वाला इधर, ये वाला बीच में रह गया घूम के। तो आप कह सकते हैं सर साइन 45 और कॉस 45, देखो दोनों पर मान कितना है, सेम होता है। साइन 45 का मान अगर पूछ दिया आपसे, ऑब्जेक्टिव करके पूछता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, बोलो थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है, जब 45 होता है। देखो ना, साइन 45 का मान भी √1/√, कॉस 45 का मान भी इतना, यानी कि जब थीटा बराबर, यहाँ पर थीटा कौन सा ऐसा रखा कि वो बराबर हो जाए, 30 रखेंगे तो साइन 30 का मान तो हाफ होता है, और कॉस 30 का मान आता है √3/2। दोनों बराबर तो नहीं है, कहाँ पर दोनों बराबर, चेक कीजिए। थीटा का मान जब कितना हो, 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद फिल कीजिए इसको, बोलो 10 का मान साइन बटे कॉस, 0/1 अनडिफाइंड। यहाँ बोलो इसको काट देंगे तो 1/√3, इसको इससे डिवाइड करो 1 पूरा कट जाएगा, इसको इससे डिवाइड √3, इसको 1/0, यहाँ अनडिफाइंड हो रहा, सॉरी, यहाँ 0/1 0 क्या जी, ठीक है। कॉसेक कैसे निकालेंगे बोलो, साइन का जस्ट उल्टा, साइन को रिवर्स मारिए, कॉसेक निकल जाएगा। कॉसेक साइन को उल्टा कीजिए, इसके नीचे 1/0 अनडिफाइंड, 2 पलट दो, √2 पलट दो, 2/√3, एक तो मान याद करना, सब याद हो जाएगा। 1 का उल्टा 1। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, कॉस को उल्टा कीजिए,
हाँ तो सेके का तो उल्टा कर रहे हैं, 2/√3। यहाँ बताओ √2, यहाँ बताओ 2, 1 का उल्टा 0 का उल्टा 1/0 अनडिफाइंड। चलिए जी कॉट 10 का उल्टा, 10 को उल्टा करो 0/1 अनडिफाइंड, उल्टा कीजिए √3, उल्टा कीजिए 1, उल्टा कीजिए 1/√3, उल्टा कीजिए 1/अनडिफाइंड को उल्टा कीजिएगा अनडिफाइंड को तो 1/अनडिफाइंड, यह हो जाएगा 0। तो ये टेबल आपको याद रखना है, ठीक है, ये टेबल बहुत काम का है। ये सब लिखाए हुए हैं, मन करेगा दोबारा से देखने का, वीडियो जो अपलोड करेंगे शाम में उसको आप देख सकते हैं। शाम हो ही गया, मतलब रात हो जाएगा अपलोड होते होते। लिखा हुआ भी है आपके सब, जो स्टार्टिंग से मेरे साथ उनको जरूरत ना पड़ेगी, उनका तो रिवीजन हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, उनको तो मज़ा आ रहा होगा, है ना जी। इसके बाद आ गए हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल। बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, है ना जी। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल पर रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा, सीबीएसई में नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, बोलिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, याद है किसी को? बोलो जी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और इसी का उल्टा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो साइन थीटा। वेरी गुड। इसी तरह से आता है हमारा क्या, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो कितना होगा? कॉट थीटा। ये सब हम लोग खूब सवाल देख चुके हैं इस पर। अब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो जी तौहीद, टेन थीटा होगा। बोलो इसके बाद क्या होगा अगला, बोलो जी अनस। कॉसेक का जोड़ा किसके साथ है, जल्दी बोलिए। कॉसेक का जोड़ा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो क्या होगा? सेक थीटा। वेरी गुड। अब साइन कॉस के साथ जोड़ा लग गया, टेन कॉट के साथ लग गया, तो कॉसेक तो अकेला बच गया सेक के साथ लगने का, और किसी का है ही नहीं साथी इसका। तो कहने का मतलब ये हो गया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, बोलो कॉसेक थीटा। बात समझ में आई? यही छठो फार्मूला है, खेल ख़त्म है। अब अगर मैंने आपसे पूछ दिया बताओ तो जी साइन 60 डिग्री बड़ा होगा कि कॉस 30 डिग्री बड़ा होगा, बोले तो कोई आदमी? कॉस 30 बड़ा होगा तुम्हारा कहना है, और आदमी बताइए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। दोनों बराबर होगा सर, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये भी होता है √3/2 और ये भी होता है, तो ये भी हो गया 0.866। अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये भी बताए हुए आपको हम 0.866, तो दोनों बराबर है ना, हुआ जी। अब बताइए, अगर पूछेंगे साइन 60 बड़ा के साइन 30 बड़ा, बोलो अब आता है ऑब्जेक्टिव में, साइन 30 के साइन 60 कैसे लगाएं? ऐसा लगाएं कि ऐसा लगाएं, जल्दी बोलो कैसा लगाएं? 60 की तरफ बड़ा। अच्छा, तो आपका कहना है सर 60, तो चेक कर लेते हैं सर। √3/2 यहाँ 1/2, साइन 30 का मान 1/2, बोलो √3/2 का मतलब 0.866, आप 1/2 का मतलब 0.5। अब बताओ 50 पैसा बड़ा कि 86 पैसा बड़ा? ये बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये बड़ा सर, मतलब ये बड़ा सर, मतलब ये बड़ा सर, यानी कि साइन में एंगल जितना बड़ा मान उतना बड़ा होने वाला है ना। अब बताइए कॉस बताइए, कॉस 30 और कॉस 60 कौन बड़ा कौन छोटा? इस बार मामला होगा उल्टा, है ना। कॉस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि कॉस का ग्राफ अगर थोड़ा सा आपको याद होगा तो कॉस ऊपर से नीचे आता है। जिस वक्त कॉस 0 होता है उसी वक्त 1 हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू को। उसके बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाइए कॉस का मान और छोटा होता है। तो कॉस 30 का मान अगर आपको याद होगा तो √3/2, और कॉस 60 का मान कितना होता है, बोलो 1/2। तो बताओ ये हो गया 0.866 और ये कितना हो गया, बोलो 0.5। अब बताओ कौन बड़ा? इधर वाला बड़ा है, इधर वाला बड़ा। ये cos 30 बड़ा होता है और cos 60 क्या होता है, बोलो। कंपेयर करने देगा तो आपको मान लिख देना उसका, डेसिमल में मान लिख के चेक कर लेना कौन बड़ा और कौन छोटा, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। अच्छा चलो एक तो मान और पूछते हैं हम आपसे। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने साइन 30 और टेन 30, बोलो तो कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बोलेंगे? बोलो जी, सादिया बोलो तो, तुम लोग बोलो तो, जैसे सबीहा सालेहा बोलो तो। साइन 30 का मान सबसे पहले बोलिए, पहले ये सोचना है सर साइन 30 का मान 1/2 और टेन 30 का मान 1/√3, है ना। अब बताओ ये कितना हो गया, या सुनो ऐसा करते हैं थोड़ा सा हम इजी करते हैं इसको, 1060 ताकि जल्दी कैलकुलेट हो। 1060 का मान बोलिए, नहीं तो डेसिमल में निकालने में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता था आपके लिए। √3। अब बताओ ये हो गया 0.5 और ये कितना हो गया 1.732। अब बोलो दोनों में कौन बड़ा? 1.732 ये बड़ा होता है √3 का मान, √3 का मान, 1 पॉइंट समथिंग है, 0.5 ये तो आधा ही है, यानी कि सर ये बड़ा होगा। दोनों को मान लिख लेना है, कंपेयर कर लेना, मान लिख के कंपेयर करना सबसे ज़्यादा बेहतर है ना जी। अब बोलेंगे बोलो 10 45 बड़ा के साइन 90 बड़ा, कौन बोलेंगे सबसे पहले? बोलो तो जल्दी से। 45 90 देख के ना हड़बड़ा जाइएगा कि सर 90 है तो ऐसे लगा देते हैं ना, वैल्यू ना पूछ रहा है, पहले वैल्यू देखना पड़ेगा कौन बड़ा और कौन छोटा। तो आप बोलेंगे सर इधर से है 1, इधर भी तो 1, दोनों बराबर है, असल में दोनों असल में है इक्वल। बात समझ में आई?
तो ट्रिगोनोमेट्री होता है जी समाप्त। इतना ही सा पढ़ना था आपको। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस है, सही बात है। सप्लीमेंट्री एंगल का तो इस्तेमाल ही नहीं है। कम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेटेड थ्योरम आपको पढ़ना है। सप्लीमेंट्री एंगल को पढ़ना है 11th क्लास में। थीटा प्लस में फाई बराबर 90, तो इसको बोलते हैं, थीटा और फाई को क्या बोलते हैं बोलो, कम्प्लीमेंट्री एंगल। और थीटा प्लस में फाई का मान अगर 180 होता है तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट, इसको बोलते हैं पूरक कोण, समपूरक कोण। समपूरक कोण ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, सीधा एंगल देके, साइन कॉस के साथ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। 10th में आपको ये सब नहीं पढ़ना। हाँ, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। तो दो ही तो इसमें कंसेप्ट है, एक तो होता है उन्नयन कोण, एक तो होता है अवनमन कोण, है ना जी। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तार का गाछ है, बंदर चढ़ा हुआ है खजूर के गाछ पर, आप नीचे खड़े हुए हैं कि बंदर खजूर जो गिराएगा तो हम खाएंगे, है ना जी। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप हैं, कौन है, अनस है जी, अनस है तौहीद है। अब तौहीद यहाँ देख रहा है बंदर को, तो तौहीद के आँख पर ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बंदर भी देख रहा है तौहीद को, बंदर के पास भी तो आँख है जी, वो ना देखेगा, तो वो भी देख रहा है कि कौन आदमी हमको देख रहा है, खजूर मांग रहा है। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा से बंदर को ऊपर से देखने के लिए सर को झुकाना होगा और आपको सर को उठाना पड़ेगा। तो जब उठाना पड़ता है सर को किसी चीज़ को देखने, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और जब झुकाना पड़ता है सर को तो क्या बोलते हैं अवनमन कोण। जैसे आप छत के ऊपर खड़े हुए 2 मंजिला छत पर, और नीचे से कोई आदमी आ रहा है या गाड़ी आ रही है, आप गाड़ी को देख रहे हैं, तो क्या होगा, आपको सर को झुकाना पड़ेगा। कितना आपने झुकाया, अपने सीधे लाइन से ऐसे से कितना डाउन किया, वही एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख सकते हैं इसको। तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि जब बंदर आपको देख रहा है, आप बंदर को देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होगा। जितना आप सर उठाइएगा बंदर को उतना ही सर को झुकाना पड़ेगा। तो ये बन जाता है कौन सा एंगल, कोई बताएंगे, अल्टरनेटिंग एंगल। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्षैतिज रेखा कट कर रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही ना बनेगा। तो देखो ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल हो जाता है, तो ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ बन रहा होगा। उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। एक आदमी 2 जगह भी देख सकता है। मान लो एक आदमी अपने मकान पर खड़ा हुआ है, शाम के टाइम में हवा खा रहा है, मौसम अच्छा है जी, है ना। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एक टावर है, बड़ा सा टावर है, टावर में गुड्डी फंसी हुई है, सोच रहा है कि बस गिरे कि हम ले लें उसको जाके। बच्चा लोग देखते होंगे गुड्डी वगैरह टंगा हुआ है तार में या टावर वगैरह में, तो इंतज़ार करता रहता है, गिरेगा ढीला मारता रहता है। तो आप सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पर खड़े होकर देखो क्या क्या देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इस पतंग को देख रहे हैं, तो आप जो एंगल बना रहे हैं इसको बोलेंगे उन्नयन कोण 30 डिग्री का। और साथ का साथ यहाँ पर मान लो कोई बच्चा है, वो आपको देख रहा है, आप भी उसको देख रहे हैं, तो कहने का मतलब यहाँ आप 2 एंगल बना रहे हैं, एक उन्नयन कोण भी बना रहे हैं, साथ साथ अवनमन कोण आप भी बना रहे हैं। तो अवनमन कोण भी बना रहे हैं 60 डिग्री का। ये बच्चा आपको देख रहा है, ऐसे सर उठा के, ये भी 60 डिग्री बना रहा होगा। तो एक आदमी 2 एंगल बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मकान ये वाला पढ़े होंगे, दीवार में है, अब बीच में एक तो सीढ़ी लगा हुआ है, ये दीवार से पलट के गली के उस तरफ लगा दिए सीढ़ी। ये सब सवाल आया होगा एक्सरसाइज में, ठीक है। तो यही सब था अपना ट्रिगोनोमेट्री में। चलिए जी, इसके बाद आगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर 6, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तो अभी ताज़ा आप लोग पढ़ ही रहे हैं, इसमें सब कुछ आपको यादें है, हल्का सा हम खाली याद दिला देते हैं। याद कीजिए, अगर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। पहले यहाँ आइए, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस। कितने लोगों को याद है ये, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑरिजिन, मूल बिंदु, जहाँ से कोई चीज़ क्या होता है, शुरू होता है। इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है बोलो निगेटिव। ये माइनस में आइए प्लस में, ऊपर होता है पॉजिटिव, नीचे कैसा होता है बोलिए निगेटिव। कोई भी पॉइंट हमको लिखना होगा तो पहले एक्स लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं बोलो, वाई लिखते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं। ये सब पता है आपको। कोई भी नंबर अगर यहाँ पर होगा बोलो तो सिस्टी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो जल्दी बोलो, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये जल्दी बोलिए, ये भी आप लोग पढ़े हुए तो हमको ज़्यादा टाइम भी ना लगने वाला, 6 तक में ख़त्म कहानी। हाँ बोलो। नो नो नो, एक्स का मान होगा, वाई का मान 0 होगा।
एक्स एक्सिस पर ना पूछ रहे हैं, तो सुनो एक्स एक्सिस पर कुछ ना कुछ होगा ना, 1 2 3 4 5 सर, एक्स का मान 5 वाई का मान 0, एक्स का मान 6 वाई का मान, एक्स का मान 10। यहाँ पर जब भी कभी होगा तो एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा और वाई का मान क्या होगा 0। वाई तब होता है जब ऊपर जाते तो पॉजिटिव, नीचे जाते तो नेगेटिव, ना ऊपर गए ना नीचे गए, बैठे हुए हैं एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, इधर होगा तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा और वाई तो 0 ही हो जाएगा। अब बताओ वाई पर जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, एक्स का मान इधर जाते तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, यहीं पर है एक्स 0 होगा, वाई का कुछ ना कुछ मान होगा। यहाँ पर क्या होगा बोलो, एक्स का मान, वाई का, एक्स का मान 0, वाई का मान कुछ ना कुछ होगा नेगेटिव में होगा। ये सब तो बता चुके हैं आपको, भूल गए आप लोग। क्या बोलते हैं इसको मारिया, इस प्लेन का क्या नाम है, एक्स वाई प्लेन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं इसको। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं बोलो, एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं बोलिए, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या बोलते हैं इसको बोलो, वाई एक्सिस। ये सब आप लोगों को पता है पहले से। अब सुनिए, अगर मान लो एक्सिस पर कहीं पर 2 पॉइंट बैठा हुआ है, देखो जी ए बैठा हुआ है x1 y1, ध्यान से देखिएगा। अभी दूसरा पॉइंट बैठा हुआ है x2 और y2। बोलेगा बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हमको, ए बी का डिस्टेंस। बोलो जी फैज, ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर ना। इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। अच्छा इसको उल्टा भी लिख सकते हैं क्या जी साकिर, साकिर बताओ, मेरा मन कर रहा है हम इसको ऐसे लिख दें, क्या हम सही कर रहे हैं, बोलो जी साकिर, कि गड़बड़ कर दिया मैंने, लिख सकते हैं क्या बोलो जी मारिया बताओ। 3 में ये 2 घटा के स्क्वायर कर रहे हैं, 3 यहाँ 5 में 2 घटा के स्क्वायर कर रहे हैं, 5 में 3 घटा रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, 3 में 5 घटा स्क्वायर कर, क्या दोनों बराबर आएगा, मारिया कहना बराबर नहीं आएगा। चलो जी कितने लोग कह रहे हैं कि बराबर आएगा, तुम बोलो जी आएगा बराबर, तुम बोलो सालिहा आएगा बराबर। सर 5 में 3 को घटा रहे तो कितना आया, 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा जी मारिया 4, और 5 में 3 में 5 को घटा तो -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 ना होगा बोलने दो उसको सादिया, उसको बोलने दो, उसको सीखने दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो b माइनस ए के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। आज के बाद इसको याद कर लीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर आपस में क्या होता है बराबर। अरे ये खाली यहाँ एक पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव आएगा, बाहर इसके चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर हम ये पूछते बताओ जी 5 माइनस 3 और 3 माइनस 5 बराबर होगा, तब नहीं होगा। बोलो क्यों, बाहर में स्क्वायर नहीं है। अब तो सर बोलिएगा सर ये 2 हो गया, ये हो गया -2, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये आदमी यहाँ बैठा हुआ देखो जी 0 1 1 2, ये बैठा हुआ -1, ये यहाँ पर है -2 और +2 यहाँ पर, बीच में इतना नंबर है, लाखों करोड़ों नंबर है, बगल बगल में नहीं है, बहुत दूर है एक दूसरे से, 4 यूनिट दूर है, 1 2 3 4, और 4 यूनिट मतलब 4 डिजिट है इसके बीच में, हर डिजिट के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, इनफाइनाइट रेशनल एंड रेशनल नंबर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कटेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या मतलब हुआ, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग दूरी सूत्र। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग विभाजन सूत्र। देखो जी अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। एक पॉइंट हमारे पास x2 और y2, और एक पॉइंट बीच में बैठा हुआ जो इसको m/n में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो बोलता है बताओ p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अभी तो ये सब हम लोग पढ़े हैं, x और y होता है, p को कैसे लिखते हैं, तो mx2 बोलिए तौहीद, mx2 प्लस में nx1, तौहीद हो गया, जगह हुआ है, बोलेगा ही नहीं जी, बोलो my2 ny1 डिवाइडेड बाय क्या जी अनस, ठीक है। इसको क्या नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनली डिवीज़न। अंदर अंदर कट रहा है तो अगर ये p पॉइंट बाहर निकल जाए, इधर या इधर हो जाए तो क्या होगा एक्सटर्नली डिवीज़न। एक्सटर्नली में क्या होता है बोलिए mx2 माइनस में nx1, माइनस लग जाता है खाली सर, और यहाँ m-n, यहाँ कितना होता है बोलिए my2 और माइनस में ny1 डिवाइडेड बाय m-n होता है। बात समझ में आई। इसी के कंडीशन में अगर हम बोलेंगे ये आदमी बीच में आ गया, तो बीच में आ गया तो इस आदमी से भी सेम दूरी पर, इस आदमी से भी मैंने m का मान n के बराबर। ये मिड पॉइंट में आगे इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बीचों बीच में अगर आ जाता है तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु का फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय कितना होता है बोलो जी 2। इस पर हम लोग अभी सवाल देखिए रहे थे, बहुत सारा सवाल पढ़े हैं जी, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़े थे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल का
मेडियंस जहाँ पर कट करता है, शीर्ष को मिलाइए माध्यिकाएं और इसके सामने वाले साइड का मध्य बिंदु को मिलाओ, इसके सामने वाले साइड का मध्य बिंदु मिलाओ, इसके सामने वाले साइड का मध्य बिंदु, इस वर्टेक्स को शीर्ष को उसके सामने वाले के मिड पॉइंट से मिलाना है। मिलने के बाद जो नंबर बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग माध्यिका। x1 y1 मान लो ये है, ये हमारा x2 और y2 है, बोलो जी ये x3 और y3 है। बोलो तो पीयूष, आयुष, बोलो आयुष बताओ ओ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जल्दी बोलो। सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड जल्दी बोलिए। एक्स के आगे भी है कुछ, इसके आगे पीछे कोई आदमी है, बेचारा अकेला है दुनिया जहाँ में। x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 नीचे तीनों को जोड़ेंगे, 3 से भाग लगाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 3 से भाग, y1 प्लस y2 प्लस y3 3 से भाग। इसी के साथ पढ़े थे हम लोग इन सेंटर। इन सेंटर में क्या पढ़े थे बोलिए, इन सेंटर में a x1 y1 और b रहे x2 y2 और c रहे, और यहाँ a है, ये लंबाई b है, ये लंबाई क्या बोलो c है। तो इन सेंटर जो कब बनता है बोलो, एंगल के डिवीजन से बनता है। एंगल को 2 भाग में बांटो, डिवीजन, एंगल का डिवीजन कीजिए 2 भाग में, जहाँ जाके कटेगा उसी को बोलते हैं इन सेंटर। जो कल ही तो यही डिस्कस कर रहे थे इन सेंटर। तो इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है उसको आई लिखते हैं। आई बराबर क्या लिखते हैं बोलो जी, किसको याद है इन सेंटर वाला? इन सेंटर लिखते हैं a x1 b x2 और c x3। यहाँ लिखते हैं a x1 b को गुना करेंगे x2 से, c को गुना करेंगे इधर x3 बैठा हुआ जी, x3 y3 कुछ ऐसा, डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। कल ही डिस्कस कर रहे थे हम लोग a y1 और b y2 और c y3 और नीचे a प्लस b प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर। और लास्ट बच गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। खत्म है, कहानी खत्म है इसका। अब कल पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आज थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ABC बस हो गया, खत्म है ABC हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। कल इसको प्रूफ करेंगे, इस पर सवाल सब डिस्कस करेंगे, 1 मिनट में इसको ख़त्म कर रहे हैं। B हमारे पास x2 y2 है और C हमारे पास x3 y3। किसी को याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? कोई बच्चा? हाँ याद है, बोलो तो। कौन वाला? वो तो हमको देखना होगा पहले, वो पेंडिंग में जाएगा। 1 घंटा 30 मिनट में काम ख़त्म हो गया जी। देखिए अगर एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये होता है 1/2 x1 और यहाँ होता है y2 माइनस y3, ऐसे करके चलता है। देखो ये y1 है मान लो, ये y2 है और ये कितना है y3। कल बताएंगे इसको हम लोग प्रूफ, इस पर सवाल से भी देखेंगे। तो y2 पहले y3 से, फिर y3 y1 से जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे x2 y3 माइनस y1 और फिर लिखाएगा यहाँ पर x1 x2 और यहाँ लिखा था x3 और यहाँ आएगा y1 माइनस y2, बस y1 माइनस y। ये लिखा गया पूरा, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सब आपको पता रहेगा। अब सर ये फार्मूला कैसे आया, कैसे ऐसा बना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे निकल रहा है, ये सब कल डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखिए रिवीजन कर लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कह सकते हैं 60% सिलेबस आपका हो गया ख़त्म। और अब जो बचा है हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन, जिसमें पढ़ेंगे सर्कल के बारे में और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, क्षेत्रफल और आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, यही सब चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल का जो टाइम है उसी टाइम में आप लोग आइएगा। दोबारा देखना चाहेंगे तो इस रिवीजन क्लास को आप दोबारा देख सकते हैं।